हाय फ्रेंड्स, डिमांड एंड रिकवरी का आज का हमारा थर्ड सेशन एंड लास्ट सेशन फ्रेंड्स। फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 76, 77, 78। उसमें से 76 हाईएस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। लास्ट सेशन में हमने जो भी डिस्कस किया, जो हमारी क्यूरियोसिटी थी कि अलग अलग कौन से बोर्ड से डिपार्टमेंट हमसे पैसे रिकवर कर सकता है, वो क्यूरियोसिटी को हमने थोड़ा समझने का ट्राई किया। इट इज सेक्शन 79 एंड आज का जो डिस्कशन होगा इट वुड बी फ्रेंड्स फ्रॉम सेक्शन 80 ऑनवर्ड्स। 4-5 सेक्शन है, छोटी छोटी है, कंटेंट इतना वास्ट नहीं है फ्रेंड्स। जितना 76 का कंटेंट वास्ट था, लगभग पूरा लेक्चर उसमें हमारा मतलब इन्वेस्ट हो गया एंड लास्ट सेक्शन पूरा एक सेक्शन के लिए इन्वेस्ट हो गया विच वॉज सेक्शन 79। आज फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा, फ्यू मतलब थोड़ी सेक्शन है, थोड़े कंटेंट के साथ है। कंटेंट थोड़ा है तो फटाफट हम उसको खत्म कर पाएंगे फ्रेंड्स, क्लियर। तो 76, 77, 78, 79 के बाद आज का हमारा डिस्कशन सेक्शन 80 ऑनवर्ड्स, बट एज ऑलवेज एक फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन के बाद। क्लियर, रेडी? चलो शुरू करते हैं हमारा सेक्शन 76 सब सेक्शन 1। पहले 11 सब सेक्शन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है अंडर सेक्शन 76। सब सेक्शन 1, मैंने जो भी पैसा कलेक्ट किया है एज टैक्स फ्रॉम रेसिपिएंट, मैंने फ्रेंड्स कोई आउटवर्ड सप्लाई किया होगा, एग्जम्प्ट सप्लाई किया था, एग्जम्प्ट सप्लाई में मैंने अमाउंट एज टैक्स रेसिपिएंट से कलेक्ट कर दिया। चलो मेरा टैक्सेबल सप्लाई था 18% से, उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी थी, जीएसटी का रेट था, मैंने 28 कलेक्ट कर दिया, तो 10% मैंने एक्सेस जो कलेक्शन किया वो मेरा क्या हो गया, अमाउंट एज टैक्स। लॉ कहता है सब सेक्शन 1 मुझे अभी के अभी फोर्थविथ इमीडिएटली जाके गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सब सेक्शन 2 जो मैं सामने से नहीं पे करता हूं तो डिपार्टमेंट मुझे क्या इशू करेगा, शो कॉज नोटिस। एंड ये शो कॉज नोटिस पूरे यूनिवर्स की इकलौती शो कॉज नोटिस है जो आपको कभी भी इश्यू हो सकती है विदाउट एनी टाइम लिमिट फ्रेंड्स। सब सेक्शन 3 जो फ्रेंड्स आपका सब सेक्शन 2 में नोटिस इश्यू होता है, सब सेक्शन 3 में 3 चीज होगी। नंबर 1 आप रिप्रेजेंटेशन करोगे, नंबर 2 अमाउंट का डिटर्मिनेशन होगा, एंड फ्रेंड्स नंबर 3 यहां पे आपको वो जो अमाउंट डिटरमाइन है वो पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के हिसाब से सामने से जाकर आपने पेमेंट कर दिया था कि सब सेक्शन 3 के हिसाब से मतलब आपने जो भी पेमेंट किया है आफ्टर शो कॉज नोटिस, दोनों केस में आपको इंटरेस्ट की लेवी होगी, मतलब होगी। इंटरेस्ट कौन से दिन से शुरू होगा, जो दिन आपने कलेक्शन किया ये अमाउंट एज टैक्स का, उस दिन से आपका इंटरेस्ट शुरू होगा। एंड कब खत्म होगा, ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ये आपका इंटरेस्ट स्टॉप होने वाला है। रेट इज फ्रेंड्स 118%। डिपार्टमेंट आपको प्रॉपर ऑफिसर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है एंड 1 साल में नोटिस के बाद आपका ऑर्डर पास होने वाला है फ्रेंड्स। उसमें कोई भी स्टे पीरियड होगा उसको क्या करेंगे, एक्सक्लूडेड। सिंपल वर्ड्स में स्टे पीरियड एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे एवरी ऑर्डर मस्ट बी व्हाट, स्पीकिंग ऑर्डर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे छोटा सा एग्जांपल हमने कंसीडर किया था, 5 लाख का टैक्सेबल सप्लाई था, 7 लाख का हमारा एग्जम्प्ट सप्लाई था। दोनों का टोटल आप कंसीडर करो तो दोनों के ऊपर का टैक्स कितना हो गया फ्रेंड्स, 1,44,000। 1,44,000 में से आपका जो 60,000 है वो टैक्स कंपोनेंट है एंड आपका जो 84,000 है वो क्या है फ्रेंड्स, अमाउंट एज टैक्स। सो व्हाट इज योर टैक्स पेएबल, हमारा टैक्स पेएबल आएगा 60,000। आपने पे कितना कर दिया है 1,44,000, तो 144,60 से आपने एडजस्ट हो जाएगा। 84,000 का जो सरप्लस बचेगा उसमें से मतलब उसकी 2 में से कोई एक ट्रीटमेंट होने वाली है, आइदर वो रेसिपिएंट को रिफंड कर दिया जाएगा, जिस पर्सन ने उसका इंसिडेंस बेयर किया था उसको रिफंड अवेलेबल होगा एज पर सबसेक्शन 11 फ्रेंड्स, और आइदर वो क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिटेड टू दी पर्टिकुलर कंज्यूमर वेलफेयर फंड, बिकॉज वो कस्टमर से आया था तो हम उसको किस कहां पे डिपॉजिट करेंगे, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। नेक्स्ट होगा इन रिलेशन टू फ्रेंड्स एडजस्टमेंट हो गया, सरप्लस हो गया एंड सबसेक्शन 11 के हिसाब से वो क्या क्लेम कर सकता है, उसका रिफंड। क्लियर, 2 साल में रिफंड की एप्लीकेशन आप कर सकते हो। बाद में सेक्शन 79 फ्रेंड्स 2 सेक्शन थी जो हमने डायरेक्टली हमारे स्टडी मटेरियल से मतलब हमारे मटेरियल से रिफर की थी। फटाफट आपको बता दूं, देखो सेक्शन 76 अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, नेक्स्ट वाज सेक्शन 77, नेक्स्ट वाज सेक्शन 78। 2 सेक्शन हमने वहां से डिस्कस की थी। फास्टेस्ट आपको बता दूं सेक्शन 77 फ्रेंड्स, देखो करना था C+S, बरोबर समझना, करना था C+S बट हो मुझसे क्या गया, IGST। ये मेरी गलती है, जो मुझसे हो गई है वो मेरी गलती है फ्रेंड्स। तो मुझे करना था C+S बट मुझसे गलती से हो क्या गया, IGST। एकदम सिंपल प्रोविजन जो हमने सेक्शन 77 को कनेक्ट किया था किसके साथ, याद करो, इट वाज सेक्शन 19 ऑफ IGST। 77 का कनेक्शन किसके साथ है, सेक्शन 19 ऑफ IGST, जो क्या कहता है, आपको करना था C+S, आपने कर दिया I, तो एक काम करो C+S को पे कर दो, I का क्या क्लेम कर पाएंगे आप, रिफंड। बोलो क्लियर, डन, एकदम मजबूत। चलो रिवर्स हुआ, आपको करना था क्या,
IGST आपने कर क्या दिया, C+S, तो C+S का आपको रिफंड मिल जाएगा, आपको पे क्या करना पड़ेगा, IGST। बोलो क्लियर, डन। दोनों केस में ना इंटरेस्ट पेबल होगा ना इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा, दोनों केस में इंटरेस्ट की कोई इंपैक्ट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट था सेक्शन 78। कोई भी ऑर्डर आपको पास होता है फ्रेंड्स, कोई भी ऑर्डर क्यों ना, फर्क ही नहीं पड़ता, आपका कोई भी ऑर्डर आपको पास होने वाला हो तो वो उसका पैसा आपको 3 मंथ्स में गवर्नमेंट को पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है, वो पैसा आपको 3 मंथ्स में पे करना होगा। अभी आप चेक करो, ये जो 3 मंथ्स है वो प्रॉपर ऑफिसर है तो कभी कम भी कर सकता है, एब्सोल्युटली यस। एग्जांपल के तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि विजय माल्या 3 महीने तक मैं उनकी वेट करूंगा तो मैं लाइफ टाइम वेट ही करता रहूंगा, तो लॉ कहता है यहां पे 3 मंथ से आपका टाइम लिमिट कम भी आप कर सकते हो, क्लियर। तो जनरली आपको 3 मंथ्स तक वेट करना है, जो 3 मंथ्स में वो टैक्सेबल पर्सन पैसा नहीं भरता है तो हम अलग मोड से उसकी रिकवरी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 79। तो ऐसे कौन से अलग मोड से हम रिकवरी कर सकते हैं, 4 सबसेक्शंस हैं जो हम 79 में हमने डिस्कस करके बैठे थे, व्हिच इज सेक्शन 71 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4। उसमें से 1 जो है इट इज ऑल अबाउट डिफरेंट मोड्स ऑफ रिकवरी, जिसका डिस्कशन हम करके बैठे मतलब प्रीवियस सेशन में। क्लॉज ए 7 मतलब सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है फ्रेंड्स, देखो क्लॉज ए क्लॉज बी एकदम सिंपल, आई थिंक मगज में प्रिंट भी हो चुका होगा आपका जो पैसा मेरे पास अवेलेबल है, आपका जो पैसा कंसर्न ऑफिसर के पास अवेलेबल है, वो मैं आपको उतना डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करूंगा, कुछ नहीं बचेगा तो कुछ पे करने वाला नहीं हूं। मतलब आपका जो पैसा मेरे पोजेशन में है मैं उसमें से रिकवरी करने का ट्राई करूंगा, आपके जो गुड्स मेरे पास अवेलेबल है कि आपके जो गुड्स कंसर्न ऑफिसर के पोजेशन में अवेलेबल है उसमें से ये पैसा मैं रिकवर करने का ट्राई करने वाला हूं फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, डन। तो 2 चीज जो आपकी मेरे पोजीशन में थी मैंने उसमें से रिकवर करने का ट्राई किया। फर्स्ट आपका जो पैसा मेरे पास था, सेकंड आपके जो गुड्स मेरे पास थे उसमें से मैंने रिकवरी करने का ट्राई किया। नंबर 2 कंसर्न ऑफिसर का मतलब दूसरे कोई एक्ट में जो ऑफिसर था उसके पास आपका पैसा था, उसके पास आपके गुड्स थे, तो भी उसको मैं सेल करके और वो जो पैसा डायरेक्टली अवेलेबल है तो उसको मैं मतलब उसमें से रिकवर करने का ट्राई कर सकता हूं। वो मेरे पास एक मोड ऑफ रिकवरी अवेलेबल है। मैं मोड ऑफ रिकवरी में आगे बढ़ूं उसके पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं ये अलग अलग हमारे पास जो भी 6 मोड्स अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक प्रॉपर ऑफिसर ऑप्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स के उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुझे फॉलो करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। एंड थर्ड, बाप रे बाप गजब पॉइंट, इट इज फ्रेंड्स गार्निशिंग ऑर्डर, क्लियर। उसके बारे में तो इन डेप्थ डिस्कशन हमारा हर एक केस में इन डेप्थ डिस्कशन ही होता है, बट इसका भी हमने इन डेप्थ डिस्कशन कर दिया था। क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 7 अलग क्लॉजेस क्या कहते हैं। क्लॉज 1 आपकी डेटर थी आलिया, याद आ रहा है ना फ्रेंड्स, आपकी डेटर थी आलिया, तो आपकी जो डेटर है आलिया जिसको आप लेटर से सप्लाई करके बैठे हो, आपने उनसे पैसे भी रिसीव नहीं किए हैं, मैं उनसे ये पैसा रिकवर कर सकता हूं। मैं उनको नोटिस भेजूंगा कि आलिया इनको डिफॉल्टर को पैसे मत देना, डायरेक्टली मुझे पैसे दे देना, ऐसे में उनकी नोटिस भेज सकता हूं। बट 2 नोटिस में ध्यान में रखना है कि आलिया जब आपको ये पैसा पे करने के लिए लायबल है उसके पहले ये पैसा उनसे नहीं मांग सकता। आलिया जितना आपको देने के लिए लायबल है उससे ज्यादा मैं पैसा उनके पास मांग सकता नहीं, इतना ध्यान में रखना है। जब आपको वो पैसा ड्यू होगा वो उसके बाद ही मैं उसके पास मांग पाऊंगा, एंड मैक्सिमम कितना मांग पाऊंगा कि जितना वो आपको ड्यू करने वाली और जितना आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डेटर है। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स आपको, क्लियर। पॉइंट नंबर 2 ध्यान में ऐसा रखना है कि जब भी मैंने उनको नोटिस भेजी है शी इज बाउंड टू कंप्लाई विद द नोटिस। आपके जो भी डेटर होंगे उनको नोटिस माननी पड़ेगी, कंपलसरी नोटिस उनको कंसीडर करके मुझे वो पैसा देने वाली है। वो आपके जो भी गार्निश होंगे वो मुझे पैसा देने वाले हैं। नंबर 2 जब आता है कि फ्रेंड्स बैंक की, इंश्योरेंस कंपनी की, आप लेटर से बात करो, पोस्ट ऑफिस की, इन दिस सिनेरियो मुझे पासबुक ने, चेक बुक ने, फेस याद है ना फ्रेंड्स आपको, ये सब बुक मतलब ये सब मुझे प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। थर्ड पॉइंट आएगा कि जो मैंने उनको नोटिस इश्यू की है टू मेक पेमेंट टू मी, एंड वो जो ये नोटिस फुलफिल नहीं करते हैं ना, ध्यान से, वो जो नोटिस का फुलफिलमेंट नहीं करते हैं ना, तो आपके जो गारंटीशियन आती है डीम्ड टू बी डिफॉल्टर। बाप रे बाप, पता चला दे आर डीम्ड टू बी डिफॉल्टर का मतलब क्या हुआ, जो प्रोविजन आपके ऊपर शुरू कर दिए थे वो मैं उनके ऊपर शुरू कर दूंगा। इंश्योर उनका जो पैसा मेरे पास अवेलेबल होगा, उनके जो गुड्स मेरे पास अवेलेबल होंगे, उनके जो पैसे कंसर्न ऑफिसर के पास अवेलेबल थे, उनके जो गुड्स कंसर्न ऑफिसर के पास अवेलेबल थे, मैं उसमें से रिकवरी करने का ट्राई करूंगा। अरे गजब हो गया, उनके डेटर तक मैं पहुंच सकता हूं फ्रेंड्स। आई थिंक पता चलो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, मैंने उनको जब भी नोटिस दी है उसको नोटिस को मैं चेंजेस कर सकता हूं, अमेंड कर सकता हूं, रिवोक कर सकता हूं, जो चाहे कर सकता हूं। मेरी नोटिस है, मैं उसका राजा हूं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। नेक्स्ट आएगा, जो वो गार्निश मुझे पेमेंट कर देगा तो वो आपको पेमेंट मान लिया जाएगा, मतलब आप उनसे वापस एक बार वो पैसा रिकवर नहीं कर सकते ना, मैं आपसे वो पैसा वापस एक बार रिकवर कर सकता हूं। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, देखो मैंने उनको नोटिस भेजी, उसके बाद उन्होंने आपको पेमेंट कर दिया। बाप रे बाप, मैंने उनको नोटिस भेजी, उनके बाद उन्होंने आपको पेमेंट कर दिया, तो जो गार्निश होंगे, जो डेटर होंगे, उनकी पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है।
फॉर दिस पर्टिकुलर पेमेंट। एंड लास्ट जो में वैसा प्रूव कर देते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जो आप मैं उनसे मांग रहा हूं और आपके बैलेंस शीट में जो डेटर दिख रहे हैं वो एक्चुअली वो लायबल है ही नहीं, आप एक्चुअली वो आपके डेटर है ही नहीं, तो फ्रेंड्स उनको पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। आई थिंक होपफुली सब कुछ चकाचक मगज में फिट हो रहा है, सब कुछ मगज में पता चल रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा डी, मतलब हमारा नेक्स्ट लेटर से मोड ऑफ रिकवरी होगा डी, मतलब इट वुड बी अटैच मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स देखो जो नंबर बी क्लॉज में है वो आपके गुड्स जो मेरे पास अवेलेबल थे मैं उसमें से रिकवरी करने का ट्राई करूंगा। यहां पे डी पॉइंट में क्या होगा, वो गुड्स आपके पास होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास होगी, उसको मैं अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद आपको ऑप्शन दूंगा, अभी भी पैसा भर दो, 30 डेज का टाइम लिमिट है, अभी भी पैसा भर दो, मतलब ओरिजिनल पैसा प्लस कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट प्लस कॉस्ट ऑफ कीपिंग गुड्स, इतना आपको पे करना पड़ेगा। एंड 30 डेज तक मैं वेट करूंगा, भर दो पैसा, भर दो पैसा, अभी भी आप नहीं भरते हो तो वो सारा गुड्स जो मैंने आपसे अटैच किया है वो मैं फ्रेंड सेल कर दूंगा। एंड सेल करने के बाद मैं क्या क्या रिकवर करूंगा, ओरिजिनल जो टैक्स ड्यूज जिसका आपने डिफॉल्ट किया था वो तो रिकवर करूंगा ही करूंगा, प्लस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रेस प्लस कॉस्ट ऑफ कीपिंग गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ सेल, इतना मैं रिकवर करने के बाद जो एक्सेस सरप्लस बचेगा उसको आपको वापस कर दूंगा। मैंने बताया था क्यों वापस करना, बिकॉज ये गुड्स कॉन्फिस्केट नहीं हुए, ये गुड्स का खाली अटैचमेंट है। रेफरेंस बताया था सेक्शन 130 के साथ। आई थिंक होपफुली सब कुछ आपको याद होगा फ्रेंड्स। ई पॉइंट इज रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब आपकी प्रॉपर्टी सपोज गोवा में है, सपोज गोवा में एक आध बीच आपके पास अवेलेबल है एग्जांपल के तौर पे, तो मैं आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बुलवा के, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को टैक्स सर्टिफिकेट भिजवा के वो जो आपके पास गोवा में कोई बीच है उसको मैं सील करवा के वो पैसा मैं रिकवर कर सकता हूं। एंड लास्ट होगा फ्रेंड्स रिकवरी थ्रू मैजिस्ट्रेट, मैं मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन करके रिकवरी करवा सकता हूं आपके पैसे की। नेक्स्ट आएगा सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 2 जो फ्रेंड्स कभी कभी आपने बॉन्ड साइन किए होंगे, जब भी आपने बॉन्ड साइन किए होंगे उस बॉन्ड में ऐसा मेंशन हो सकता है कि जो ये बॉन्ड का पैसा आपने नहीं पे किया तो उसकी रिकवरी सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 के हिसाब से अलग अलग मोड से हो सकती है, तो हो सकती है, तो हो सकती है, तो हो सकती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा आहा गजब, मेरा सी प्लस एस था, सी मुझे पेबल था 100 रुपी, एस मेरा पेबल था 100 रुपी। एस जीएसटी ऑफिसर आके कहता है कि 100 रुपी तो मेरा एस का तो तुम दे ही दो पर सी का भी दे दो, क्या मुझे उनको सी जीएसटी का पैसा भी 100 रुपीज उनको देना पड़ेगा? वो सी जीएसटी ऑफिसर नहीं आएगा रिकवर करने? अरे ना, एस जीएसटी ऑफिसर सी का पैसा रिकवर कर सकता है, सी जीएसटी ऑफिसर एस जीएसटी का पैसा रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट लास्ट आएगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट रिकवरी। मेरा सी पेबल 100 रुपए था, एस पेबल भी 100 रुपए था, सपोज रिकवरी वो मान कितना कर पाए, समझे एग्जांपल के तौर पे 30 रुपीज, तो क्या झगड़ा झगड़ी करेंगे वो लोग? ना, झगड़ा झगड़ी नहीं करेंगे, सी प्लस एस के रेशियो में वो लोग अपोर्शन करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्लियर? तो इसका इन डेप्थ डिस्कशन हमारा हो गया था लास्ट लेक्चर में, विच वाज सेक्शन 79। क्लियर? चकाचक रेडी? सेक्शन 79 फ्रेंड्स उसका रीडिंग बाकी था, तो रीडिंग हम पहले कंक्लूड कर देते हैं। बट फ्रेंड्स रिलेटिवली मैं थोड़ा इसमें स्पीड रखूंगा रीडिंग में, बिकॉज ये ऑलमोस्ट मैंने 99% डायरेक्ट ही रखा था जब हमने इसको डिस्कस किया था फ्रेंड्स। क्लियर? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट था, और एक छोटा छोटा डिस्कशन तो मैंने डायरेक्ट ही वहां पे प्रिंट कर दिया था। सो स्लाइट स्पीड रखूंगा, आप चिंता ना करो, इतना भी स्पीड में नहीं होगा कि जिससे पूरा आपको थोड़ा बाउंस जाए फ्रेंड्स, चिंता ना करो। बट ऐसा भी नहीं होगा कि फ्रेंड्स एकदम शांति से पढ़ो जिससे आपका वापस एक बार टाइम इन्वेस्ट हो अननेसेसरीली। चलो सेक्शन 79 कितने सबसेक्शन है? 4 सबसेक्शन 1 2 3 4। एक बार चेक करो फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेक्शन 79 है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। तो अलग अलग 4 सबसेक्शन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है सेक्शन 79 में। उसमें सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 जो है इट इज फ्रेंड्स मोड्स ऑफ रिकवरी। कौन से मोड्स आपके पास अवेलेबल है रिकवरी करने के लिए, उसका इन डिटेल डिस्कशन हमारे पास सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 में अवेलेबल है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है इन डेप्थ। चलो चेक करते हैं फ्रेंड्स कितने कितने मोड्स है। 6 मोड्स है अलग अलग रिकवरी करने के। क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज सी इज फ्रेंड्स गार्निशी, क्लॉज सी इज गार्निशी। ये सीक्वेंस में हमने पढ़ा है, ओरिजिनल सीक्वेंस ये है फ्रेंड्स जिसमें हमने इसका डिस्कशन किया फ्रेंड्स। इट इज गार्निशी ऑर्डर, प्रैक्टिकल वर्ड में उसको गार्निशी बुलाते हैं। लॉ में आपको कोई जगह पैसा वर्ड देखने को नहीं मिलेगा, बट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए। वो गार्निशी बोले तो आपको ऐसा ना लगे ये तो हुआ ही नहीं हमारे लाइफ में कुछ ऐसा सीए फाइनल में, तो आपको तकलीफ ना पड़े। उसके लिए गार्निशी वर्ड मैंने बार बार इस्तेमाल किया जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी अवेलेबल हो जाए फ्रेंड्स। क्लियर? तो देखो ये क्लॉज डी जिससे हम रिकवर कर सकते हैं, क्लॉज ई एंड क्लॉज एफ। क्लियर? तो हमारे पास ये अलग अलग 6 डिफरेंट मूड्स अवेलेबल है। उसमें जो हमारे पास सी क्लॉज है उसमें अलग अलग हमारे पास 7 सब क्लॉजेज है जो गार्निशी ऑर्डर को अलग अलग मूड से कवर करते हैं फ्रेंड्स। चलो फर्स्ट
फर्स्ट एंड सेकंड जो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, ये जो पहले मेरे कंट्रोल में होगा उसमें से मैं रिकवरी करने का ट्राई करूँगा फ्रेंड्स। चेक करो पहले यहाँ से, वेर एनी अमाउंट पेएबल बाय अ पर्सन टू गवर्नमेंट अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दीज एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर इज नॉट पेड। मतलब जो आपका अमाउंट पेएबल है, जो आपने वो नहीं पे किया है तो क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर शैल प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड्स नेमली। मैं रिपीट करता हूं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे चाहो उस मोड से फ्रेंड्स रिकवरी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ABCD मुझे फॉलो करना पड़ेगा इन दी ऑर्डर। चलो ए क्लॉज, द प्रॉपर ऑफिसर में डिडक्ट और मे रिक्वायर एनी अदर स्पेसिफिड ऑफिसर टू डिडक्ट। प्रॉपर ऑफिसर डायरेक्टली डिडक्ट भी कर सकता है, अदर ऑफिसर को बोल के भी डिडक्ट करवा सकता है। द अमाउंट सो पेएबल फ्रॉम मनी ओइंग टू सच पर्सन आई एम ओइंग टू यू विथ which may be under the control of proper officer और such other specified officer। जो मेरे कंट्रोल में है, स्पेसिफाइड ऑफिसर के कंट्रोल में है, उसमें से डिडक्ट करके बैलेंस अमाउंट कुछ बची कुछ तो आपको वापस कर दूंगा फ्रेंड्स। उसमें से सिंपल वर्ड्स में मैं रिकवरी करूंगा। द प्रॉपर ऑफिसर मे रिकवर और मे रिक्वायर एनी अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर टू रिकवर। आई मे रिकवर और आई मे रिक्वायर अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर टू रिकवर the amount so payable by detaining and selling any goods belonging to such person। मैं आपके गुड्स डिटेन करके सेल कर दूंगा which belongs to you which are under the control of proper officer और such other specified officer। आपके जो गुड्स मेरे पास अवेलेबल थे, आपके जो गुड्स कंसर्न ऑफिसर के पास अवेलेबल थे, उसको डिटेन करके मैं सेल कर सकता हूं फ्रेंड्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट, गार्निश योर ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट। अलग अलग 7 क्लॉज है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लॉज 1, मैं आपके डेटर को नोटिस भेज सकता हूँ, बट नोटिस तो भेज दूंगा, बट जब वो आपको ड्यू, मतलब जब वो पैसा आपके लिए ड्यू होगा उसके पहले रिकवर नहीं कर सकता। आपको जितना ड्यू होगा उससे ज्यादा मैं रिकवर कर सकता नहीं हूँ फ्रेंड्स। इतना 2 चीज हमको ध्यान में रखनी है। द प्रॉपर ऑफिसर में बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी अदर पर्सन, एग्जाम्पल सबसे बड़ा डेटर, फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू और मे बिकम ड्यू। आज ड्यू नहीं है, 3 महीने के बाद ड्यू होने वाला है। टू सच पर्सन और हु होल्ड्स, बैंक इज होल्डिंग योर मनी और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड मनी फॉर और ऑन अकाउंट ऑफ सच पर्सन। तो आइदर इट इज ड्यू और मे सब्सिक्वेंटली बिकम ड्यू, और इट इज एक्चुअली होल्ड और द बैंक मे होल्ड मनी ऑन बिहाफ ऑफ यू। टू पे टू गवर्नमेंट आइदर फोर्थविथ, अभी के अभी मुझे वो पे कर दे, अपॉन मनी बिकमिंग ड्यू or being held or within time specified in the notice but not being before the money becomes due or is held। मतलब आपको ड्यू होता है, उसके पहले वो मैं पैसा उनसे मांग सकता नहीं हूं कोई भी सर्कमस्टेंसेस में। कितना पैसा? so much of the money as is sufficient to pay amount due from such person। मतलब मैं कितना पैसा उनसे मांगूंगा जितना आप डिफॉल्ट करके बैठे हो, और whole of the money when it is equal to or less than that amount। जो आपने जितना डिफॉल्ट किया है उससे वो आपको कम ओ करते हैं तो पूरा पैसा। पता चला? लॉजिक हमको पता ही है फ्रेंड्स। ये 5 लाख होगा, ये 6 लाख होगा तो 5 लाख। गेटिंग माय पॉइंट? डिफॉल्ट 5 लाख का है, डेटर 6 लाख का है तो 5 लाख। डिफॉल्ट 5 लाख का है, डेटर 2 लाख का है तो 2 लाख। एकदम लॉजिकल चीज है फ्रेंड्स। चलो नंबर 2, जो मैंने उनको नोटिस दी तो दे आर बाउंड टू कंप्लाई विद द नोटिस। Every person to whom notice is issued under sub clause 1 shall be bound to comply with the notice, and in particular where any such notice is issued to post office, banking company or insurer, it shall not be necessary to produce any passbook, deposit receipt, policy, any other document for the purpose of entry, endorsement or like being made before payment is made। सिंपल वर्ड में बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को, पोस्ट ऑफिस को स्पेसिफिकली ये नोटिस जाती है तो ये पासबुक ने, चेक बुक ने ये सब प्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्क ही नहीं पड़ता एनी रूल प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट टू द कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या रूल क्या प्रैक्टिस है कोई फर्क पड़ता नहीं है फ्रेंड्स। क्लॉज 3, इन केस द पर्सन टू हुम अ नोटिस अंडर सब क्लॉज 1 हैज बीन इश्यूड, डेटर को नोटिस भेजी थी फ्रेंड्स मैंने, फेल्स टू मेक पेमेंट इन परसुएंस देयरऑफ टू द गवर्नमेंट। वो जो मुझे पेमेंट नहीं करता है, आपका डेटर मैं गवर्नमेंट हूं, मैं डिपार्टमेंट हूं, वो जो मुझे डेटर आपका पेमेंट नहीं करता है, ही शैल बी गजब पॉइंट है वैसे। ये पॉइंट मुझे ऑलवेज पता नहीं बहुत अलग ही खुशी देता है फ्रेंड्स, बहुत मजा आती है। ही शैल बी डीम्ड टू बी डिफॉल्टर
in respect of amount specified in the notice and all, हाँ बाप रे बाप, लिखने में तो कुछ लॉ बाकी रखता ही नहीं है फ्रेंड्स, and all the consequences of these act rules made thereunder shall follow, उसके ऊपर सारे के सारे consequences डिफॉल्टर के एप्लीकेबल कर देने के फ्रेंड्स। The officer issuing a notice under sub clause 1, जो ऑफिसर है जिसने सब क्लॉज 1 में नोटिस इश्यू की है, मे एट एनी टाइम अमेंड और रिवॉक सच नोटिस और इवन एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग एनी पेमेंट इन परसुएंस ऑफ द नोटिस। मतलब नोटिस में टाइम लिमिट 3 महीने की लिखी हो तो उसको मैं एक्सटेंड भी करवा सकता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा 5 नंबर क्लॉज, सब क्लॉज। एनी पर्सन मेकिंग एनी पेमेंट इन कंप्लायंस विद नोटिस इश्यूड अंडर सब क्लॉज 1, मैंने डेटर को नोटिस इश्यू की, डेटर ने मुझे पेमेंट कर दिया, शैल बी डीम्ड टू हैव मेड पेमेंट अंडर अथॉरिटी ऑफ दैट पर्सन इन डिफॉल्ट, मतलब उसने आपके भी पे मुझे पेमेंट कर दिया है ऐसा मान लिया जाएगा। एंड सच पेमेंट बीइंग क्रेडिटेड टू गवर्नमेंट शैल बी डीम्ड टू कंस्टिट्यूट गुड एंड सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू पर्सन इन डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द रिसिट। सिंपल वर्ड्स में वो जो मुझे पेमेंट करके बैठा है उतना फ्यूचर में उनके पास मांग सकते नहीं हो, मैं भी उतना पेमेंट आपसे मांगने वाला नहीं हूं फ्रेंड्स। क्लियर? 2 बातें ध्यान में रखने की। नंबर 6, एनी पर्सन डिस्चार्जिंग एनी लायबिलिटी टू पर्सन इन डिफॉल्ट आफ्टर सर्विस ऑन हिम ऑफ नोटिस इश्यूड अंडर सब क्लॉज 1, मतलब मैंने उनको नोटिस दी, बाद में वो पैसा आपको पे किया जाता है। बाप रे बाप, तो जो पर्सन ने पेमेंट कर दिया आपको, मतलब जो गार्निशी था, जो डेटर था, शैल बी पर्सनली लायबल टू गवर्नमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी डिस्चार्ज और टू द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द पर्सन इन डिफॉल्ट फॉर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी विच एवर इज लोअर। सिंपल वर्ड्स में जितना मैं उनसे मांगता हूं और जितना आपको पे किया गया, विच एवर इज लोअर, कि उनकी पर्सनल लायबिलिटी क्रिएट होने वाली है। नेक्स्ट आएगा लास्ट, जो वो ऐसा प्रूव करता है कि डेटर ऐसा प्रूव करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं आपको पे करने की, कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई ही नहीं है आपके टूवर्ड्स, तो मैं वो पैसा उनसे मांग सकता नहीं हूं फ्रेंड्स। वेयर अ पर्सन ऑन होम नोटिस इज सर्व्ड, मतलब डेटर जिसके ऊपर ये नोटिस सर्व की गई है अंडर सब क्लॉज 1 प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑफिसर इशूइंग द नोटिस दैट मनी डिमांडेड और एनी पार्ट देयरऑफ वाज नॉट ड्यू टू पर्सन इन डिफॉल्ट और दैट ही डिड नॉट होल्ड एनी मनी और on account of the person in default at the time of notice was served on him, nor is money demanded or any part thereof likely to become due to said person or be held for or on account of such person। जब मैंने उनको नोटिस भेजी तब ना कोई पैसा ड्यू था, ना कोई पैसा ड्यू होने वाला है। जब मैंने उनको नोटिस भेजी तब ना कोई पैसा होल्ड था कि ना कोई पैसा सब्सिक्वेंटली होल्ड होने वाला है। ऐसा प्रूव वो मुझे कर देते हैं, तो नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन इज व्हाट 79 शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द पर्सन ऑन होम नोटिस हैज बीन सर्व्ड टू पे गवर्नमेंट एनी सच मनी और पार्ट देयरऑफ, मतलब वो ऐसा प्रूव कर देते हैं कि उनकी लायबिलिटी आपके टूवर्ड्स थी ही नहीं, तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली वो पैसा मैं उनसे मांग सकता नहीं हूं फ्रेंड्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ रिकवरी आ गया। फर्स्ट वॉज आपके जो पैसा मेरे कंट्रोल में है के कंसर्न ऑफिसर का कंट्रोल में है, आपके जो गुड्स मेरे कंट्रोल में कंसर्न ऑफिसर का कंट्रोल में है, गार्निशी ऑर्डर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। द प्रॉपर ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द रूल टू बी मेड इन दिस बिहाफ डिस्ट्रेन, मतलब अटैच मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सच पर्सन। मैं रिपीट करता हूं, जैसे मैं अटैच, मैं प्रॉपर ऑफिसर, जैसे मैं अटैच करूंगा इमीडिएटली उसको सेल नहीं करूंगा, अभी भी आपको ऑप्शन दूंगा, भर दो पैसा 30 डेज में भर दो, and detain the same until amount payable is paid, and in case any part of the said amount payable or cost of distress or keeping goods of property remains unpaid for a period of 30 days next after such distress। अभी देखो एक बार अटैचमेंट हुआ है ना, तो 30 डेज में क्या क्या पेमेंट करना पड़ेगा, एक तो ओरिजिनल जो जितना आपने डिफॉल्ट किया है वो, प्लस क्या कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रेस, प्लस क्या कॉस्ट ऑफ कीपिंग गुड्स, तीन भरो 30 डेज में, नहीं भरे तो क्या होगा मे कॉस्ट, मतलब प्रॉपर ऑफिसर मे कॉस्ट दिस सेड प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड एंड विद प्रोसीड ऑफ सच सेल मे सेटिस्फाई द अमाउंट पेबल एंड कॉस्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ सेल रिमेनिंग अनपेड एंड शैल रेंडर सरप्लस इफ एनी टू सच पर्सन। कुछ भी बचा खोचा होगा तो आपको वापस कर दिया जाएगा, चिंता ना करो फ्रेंड, सरप्लस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट होगा ई, अगेन अ डिफरेंट मोड ऑफ रिकवरी विच वुड बी इन रिलेशन टू रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर।
द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रिपेयर अ सर्टिफिकेट साइंड बाय हिम स्पेसिफाइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम सच पर्सन एंड सेंड इट टू कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। फिर उसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज देंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमको वो पैसा रिकवर करके अवेलेबल करे। इन विच सच पर्सन ओन्स एनी प्रॉपर्टी और रिसाइड्स और कैरीज ऑन हिज बिजनेस और टू एनी ऑफिसर ऑथोराइज बाय गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है और कोई ऑथोराइज ऑफिसर भी हो सकता है जिसको मैं ये सर्टिफिकेट भेज कर वो पैसा रिकवर करवा सकता हूं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, एंड द सेड कलेक्टर और द सेड ऑफिसर, ये सेड ऑफिसर हो गया एंड वो सेड कलेक्टर हो गया। On receipt of such certificate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were arrears of land revenue। वो पैसा कैसे रिकवर किया जाएगा? as if it was war arrear of land revenue, ऐसे वो पैसा उनसे रिकवर किया जा सकता है फ्रेंड्स। क्लियर? देखो हाँ, एक ऐसी बात भी आती है फ्रेंड्स, व्हाट डू वी मीन बाय arrears of land revenue? पता चला कि वो पैसा तो रिकवर किया जाएगा as if it is arrears of land revenue, बट कैसे पैसा रिकवर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स arrears of land revenue होगा ना, उसमें क्या होता है, अलग अलग मोड्स है जिसमें से एकदम आपको पता चल जाएगा। जो सबसे फेमस होता है कि फ्रेंड्स वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको प्रॉपर्टी सेल नहीं करने देगा। जब आप उसके पास रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाओगे, एग्जांपल के तो आपके पास फ्लैट था गोवा में, वो आप गोवा में फ्लैट किसी को बेचते हो, एग्जांपल के तौर पे आपने आलिया को वो फ्लैट, एग्जांपल के आलिया तो डेटर हो गई आपकी, एग्जांपल के तौर पे आपने श्रद्धा को वो फ्लैट बेचा एग्जांपल के तौर पे, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स, उसका रजिस्ट्री तो करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्री के ऊपर रोक है, वो नहीं करने देगा आपको रजिस्ट्री जब तक आप वो पैसा नहीं भरोगे तब तक फ्रेंड्स। क्लियर? इट इज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। कोई भी प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करना चाहोगे वो ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते जब तक वो पैसा भरने वाले नहीं हो, तो ऐसे आपसे रिकवर किया जाएगा। अभी देखो लास्ट पॉइंट हमारा एफ पॉइंट, अगेन लास्ट मोड ऑफ रिकवरी। मैं एप्लीकेशन करूंगा मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट प्लीज 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 ये पैसा रिकवर कर दे प्लीज ये पैसा रिकवर करवा के मुझे अवेलेबल कर दे। ऐसे में उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं, एप्लीकेशन कर सकता हूं एज अ प्रॉपर ऑफिसर। चेक करो, नॉट विथ स्टैंडिंग, सब बैठ जाए प्लीज। एनीथिंग कंटेंट इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वहां पे क्या लिखा उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। द प्रॉपर ऑफिसर मे फाइल एन एप्लीकेशन टू अप्रोप्रिएट मैजिस्ट्रेट एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू रिकवर फ्रॉम सच पर्सन द अमाउंट स्पेसिफाइड देयरअंडर एज इफ इट वर फाइन इम्पोज्ड बाय हिम। मैजिस्ट्रेट ही वो पैसा कलेक्ट करता आपसे, तो कैसे कलेक्ट करता? वो फाइन आपके ऊपर लेवी करता, तो वो कैसे कलेक्ट करता? वैसे मेरी रिक्वेस्ट से वो टैक्स भी आपसे रिकवर कर सकता है। क्लियर? अलग अलग मोड्स ऑफ रिकवरी जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इज सब सेक्शन 2, बॉन्ड में लिखा गया पैसा, जो ऐसा लिखा गया हो कि बॉन्ड में लिखा गया पैसा 79 सबसेक्शन 1 के हिसाब से रिकवर हो सकता है, तो विदाउट प्रिजुडिस टू अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, मतलब अदर मोड्स ऑफ रिकवरी से करो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हो बिंदास, कोई चिंता नहीं है। ये भी मोड ऑफ रिकवरी आप फॉलो कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट व्हिच इज मेंशन्ड इन बॉन्ड्स, where the term of any bond or other instrument executed under these act, bond हो कि other instrument हो which is executed under these act, or any rules or regulation may thereunder provide that any amount due under such instrument may be recovered in manner laid down in 79 subsection 1। का मतलब 79 subsection 1 के मोड के हिसाब से आपका ये पैसा रिकवर हो सकता है। ऐसा बॉन्ड में लिखा था, ऐसा अदर इंस्ट्रूमेंट में लिखा था which were executed under this act, the amount may without prejudice to any other mode of recovery, मतलब अदर मोड ऑफ रिकवरी है उससे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, be recovered in accordance with provision of that subsection, मतलब सबसेक्शन 1 के हिसाब से ये पैसा रिकवर हो सकता है ऑफ सेक्शन 79। क्लियर? रेडी? सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 लास्ट फेवरेट। थर्ड, सी एसजीएसटी ऑफिसर सी का पैसा रिकवर कर सकता है, सी जीएसटी ऑफिसर एस का पैसा रिकवर कर सकता है। फ्रेंड्स चेक करो, वेर any amount of tax, interest, penalty is payable by a person to the government under any provision of these act or rules made thereunder and which remains unpaid। बाप रे बाप, ये पैसा if remains unpaid तो क्या होगा? The proper officer of state tax or duty tax during course of recovery of the said tax arrears may recover the amount from the said person as if it were arrears of state tax। सी को कैसे रिकवर करेंगे? as if it were arrears of state tax or duty tax and credit the amount so recovered to the account of government, मतलब वो गवर्नमेंट का अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में सी जीएसटी ऑफिसर, ये इसमें क्या लिखा है? एस जीएसटी ऑफिसर रिकवर कर सकता है सीजीएसटी एंड क्या करेंगे वाइस वर्सा। ऐसा एसजीएसटी एक्ट में लिखा है, हर एक एसजीएसटी एक्ट में लिखा है सीजीएसटी ऑफिसर क्या रिकवर कर सकता है? एसजीएसटी। क्लियर? सिंपल। लास्ट मेरा फेवरेट, टैक्स पेबल सीजीएसटी एसजीएसटी 100 था,
रिकवरी हो पाया खाली 30 रुपीज़ का, तो दोनों झगड़ा करेंगे, जो जीतेगा उनको मैं पैसे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो सी एड्स के प्रोपोर्शन में जो भी आपका टैक्स पेबल आता है उस प्रोपोर्शन में वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। Where amount recovered under 79 subsection 3 is less than amount due to central government and state government, the amount to be credited to account of respective governments shall be in proportion to amount due to each such government. Simple words में ये पैसा CS के प्रोपोर्शन में डिवाइड होने वाला है। क्लियर? ये हमारा रीडिंग था, इसके एग्जांपल्स हमने कंसीडर मतलब डिस्कस कर दिए है। नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा इट वुड बी इन रिलेशन टू सेक्शन 80। ये आगे आ चुकी है, कहां पे आई थी सर, ये आप याद कर लो। 1 मिनट वीडियो पॉज करना हो तो वीडियो पॉज कर लो, बट एक बार आप खुद से याद कर लो। ये सेक्शन एक बार स्लाइड एक जगह पे डिस्कस की थी। इन डेप्थ डिस्कशन ऑब्वियसली आज होने वाला है, बट स्लाइड इसको एक जगह पे डिस्कस की थी। वो कौन सी जगह थी? 1 मिनट वीडियो पॉज करके याद कर लो। ना याद आए तो आगे का वीडियो देखो, याद आए तो भी आगे का वीडियो देखो फ्रेंड्स। इसका डिस्कशन आया था, याद किया फ्रेंड्स आपने? सेक्शन 121। इट इज फ्रेंड्स नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। 4 ऐसे ऑर्डर्स थे जो नॉन अपीलेबल है, उसमें से एक नॉन अपीलेबल ऑर्डर है ऑर्डर अंडर सेक्शन 80, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर फ्रेंड्स? याद आ गया? तो सेक्शन 80 का जो भी ऑर्डर आएगा उसके सामने आप अपील फाइल कर सकते नहीं हो फ्रेंड्स। क्लियर? चलो एग्जैक्टली क्या है ये सेक्शन, उसके बारे में हम डिस्कशन करें फ्रेंड्स। मैं ये सेक्शन ऑलवेज ऐसे पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स कि मैं कभी पढ़ाता नहीं हूँ, तो क्या करता हूँ समझो। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन को मैं ऐसे समझाऊंगा कि मैं अलग अलग वेरियस क्वेश्चंस आपके सामने रेस करूंगा। बाद में आप सेक्शन का रीडिंग करना खुद से, बाद में इसका हम कंक्लूजन करेंगे, बाद में इसका आंसर अराइव करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, ऑर्डर के बाद कोई भी ऑर्डर फ्रेंड्स आया, इसके बाद आपको पेमेंट करना है। वो हमारे मन में क्लियर है कि कोई भी ऑर्डर आपका पास होगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए टैक्स ड्यूज का पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज फ्रेंड्स ऑर्डर के विदिन 3 मंथ्स आपको पेमेंट करना है, आपको पता ही है फ्रेंड्स। ऑर्डर के 3 मंथ्स में आपने पेमेंट नहीं किया तो 79(1) के हिसाब से आपकी रिकवरी अलग मोड से हो सकती है। एज पर सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 में जो भी अलग 6 मोड्स ऑफ रिकवरी है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास डिपार्टमेंट आके वो रिकवरी कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ऐसा था फ्रेंड्स आपके लिए कि ये जो ऑर्डर पास हुआ उसमें सपोज एग्जाम्पल के तौर पर 10 जनवरी मेरी लास्ट डेट है। 10 जनवरी को मेरे 3 मंथ्स खत्म हो रहे हैं। उस दिन के बाद जो मैं पेमेंट नहीं, मतलब इस दिन तक मैंने पेमेंट नहीं किया तो डिपार्टमेंट उसकी रिकवरी शुरू कर देगा। वो हम सबको पता है 10 जनवरी 2020 इज लास्ट डे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस और टैक्स ड्यूज इवन। अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्या इस डेट तक पेमेंट ना करूं तो उसके पहले मैं डिपार्टमेंट से ये पेमेंट की ड्यू डेट का एक्सटेंशन मांग सकता हूं? मेरा क्वेश्चन पता चला? मुझे पता है कि मैं कोई भी सर्कमस्टेंसेस में इस दिन तक पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, एंड मुझे ये भी पता है, मैंने वीडियो देखा हुआ है सेक्शन 79 सबसेक्शन 1 का कि कौन से अलग मोड्स ऑफ रिकवरी है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या सोचा कि मैं जरा एप्लीकेशन करके एक्सटेंशन करवा सकता हूं कि मैं इस दिन को पेमेंट नहीं करूंगा, प्लीज 1 महीना और वेट कर लो, प्लीज 2 महीने और वेट कर लो, मैं पेमेंट कर दूंगा, तो प्लीज तुम रिकवरी शुरू मत करना। तो क्या ऐसी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कर सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स, मैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा जब तक आप इस आंसर्स को रेडी नहीं करेंगे। बोलो क्लियर? पहले आप अलग क्वेश्चन समझ लो, पहले उसका आंसर आप रेडी कर लो, बाद में मैं इसके आंसर पढ़ते आपको प्रोवाइड करूंगा। इस सेक्शन को पढ़ने की थोड़ी मेथड हमारी अलग है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो मैं एक्सटेंशन की एप्लीकेशन कर सकता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, कि नहीं कर सकता हूं आप पढ़ के मुझे बताना। मैं इंस्टॉलमेंट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकता हूं कि मुझे जरा EMI करके दो ना। सपोज मुझे 30,000 रुपीज का पेमेंट करना है तो 10,000 ऐसे जरा मुझे 3 इंस्टॉलमेंट्स करके दो ना। मेरी कैपेसिटी नहीं है फाइनेंशियल के मैं 30,000 रुपीज को बेयर करके पे कर सकूं, तो मैं क्या इंस्टॉलमेंट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकता हूं? सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन, सेकंड क्वेश्चन एप्लीकेशन फॉर इंस्टॉलमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स सपोज इंस्टॉलमेंट्स अलाउड है तो इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम कितने? सपोज इंस्टॉलमेंट्स अलाउड है तो सपोज इंस्टॉलमेंट जो भी अलाउड है वो मैक्सिमम कितने? 5 इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट, 50 इंस्टॉलमेंट, 100 इंस्टॉलमेंट, मैक्सिमम कितने? फ्रेंड्स ये जो भी आपके इंस्टॉलमेंट्स होंगे सपोज यहां पे अलाउ होते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता चल ही गया होगा कि इतना डेफ में जाते तो अलाउ होते ही होंगे।
पता चला। तो सपोज आपको जो इंस्टॉलमेंट्स अलाउ होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स, डेली इंस्टॉलमेंट्स, फोर्टनाइटली इंस्टॉलमेंट्स, वीकली इंस्टॉलमेंट्स, क्या है इंस्टॉलमेंट की फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्टॉलमेंट्स की क्या होने वाली है। गेटिंग माय पॉइंट, मैक्सिमम कितने, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या। नेक्स्ट, सपोज मुझे 3 इंस्टॉलमेंट अलाउ की है, एग्जांपल के तौर पे मुझे 3 इंस्टॉलमेंट्स अलाउ की है, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, सपोज 4 कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट 4। हर एक इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए का था, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, हर एक इंस्टॉलमेंट मेरा 1 लाख रुपए का था। लोचा क्या हुआ, मैंने फर्स्ट तो पे कर दिया, सेकंड में तकलीफ पड़ गई, सेकंड में नहीं पे कर सका। फर्स्ट तो मैंने पे कर दिया, मैं सेकंड नहीं पे कर सका। फ्रेंड, जो मैं सेकंड नहीं पे कर सका तो डिपार्टमेंट खाली सेकंड इंस्टॉलमेंट की रिकवरी शुरू करेगा कि तीनों 3 जो इंस्टॉलमेंट्स बाकी है उसकी रिकवरी शुरू कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने पे कर दिया, कोई चिंता नहीं थी, बट सेकंड इंस्टॉलमेंट सपोज मैं टाइमली मैनर में नहीं पे कर सका तो खाली उस इंस्टॉलमेंट की रिकवरी शुरू होगी कि तीनों 3 इंस्टॉलमेंट की रिकवरी शुरू होने वाली है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि फ्रेंड्स, इंस्टॉलमेंट के एक्सटेंशन आपको अलाउ होता है भी है तो क्या उसका इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलमेंट आपको अलाउ होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट, ये इंस्टॉलमेंट सपोज आपको अलाउ भी हो जाता है तो वो आपको इंटरेस्ट के साथ होगा कि विदाउट इंटरेस्ट होगा, उसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर, चलो जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए 6 अलग अलग क्वेश्चन थे जिसका हमने डिस्कशन किया। फर्स्ट, एक्सटेंशन अलाउ होगा कि खाली इंस्टॉलमेंट्स अलाउ होंगे कि दोनों अलाउ होंगे कि कुछ भी अलाउ नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट अलाउ होगा तो मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे, 24, 36, 12, 4, 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने। नेक्स्ट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, मंथली, क्वार्टरली, डेली, हाफ ईयरली, आर्ली, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी। सपोज एक इंस्टॉलमेंट मैंने मिस कर दिया, मैं ड्यू डेट तक नहीं पे कर सका तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। एंड हर एक केस में सपोज एक्सटेंशन आता है कि इंस्टॉलमेंट आता है, उसका इंटरेस्ट मुझे अलाउ होगा कि मतलब इसका इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा कि पे करना नहीं होगा। फ्रेंड्स क्लियर, इस 6 क्वेश्चंस को आप एक बार ध्यान से सेक्शन 80 पढ़ो। फ्रेंड्स मैंने पहले भी आपको बताया हमको पढ़ना सीखना है, जो मैं एक्सप्लेन करूं वो तो समझ में आई जाए, उसमें कुछ बड़ी बात कर ही नहीं रहा हूं फ्रेंड्स मैं, बट आप पढ़ना सीखो, ग्रेजुअली उसका इंटरप्रिटेशन आप सीखो, इंटरप्रिटेशन में आप एक्सपर्टीज अचीव करो, वो मेरा गोल है, वो मेरा मिशन विजन है। फ्रेंड्स तो क्या करो, आप अभी वीडियो पॉज करो, 1 मिनट मुझे सुन लो पहले, आप वीडियो पॉज करो, उसके पहले एकदम शांति सेक्शन 80 पढ़ो, ये 6 अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर अलाइव करने का ट्राई करो एंड बाद में वीडियो को आगे देखो। फ्रेंड्स क्लियर, चलो मैं डिस्कशन शुरू करता हूं सेक्शन 80 का, बट अब तक आपने ये 6 क्वेश्चंस का आंसर अराइव कर दिया होगा। क्लियर, आओ जरा शुरू करते हैं सेक्शन 80। रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, इट इज नॉन अपीलेबल ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे एप्लीकेशन फाइल करनी होगी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। द कमिश्नर में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजंस उसको राइटिंग में मेंशन करने पड़ेंगे कि क्यों वो मुझे कुछ बेनिफिट, मुझे क्यों थोड़ा ये फेवर ग्रांट कर रहा है। क्या हो सकता है, मुझे एप्लीकेशन फाइल करने से मुझे क्या बेनिफिट हो सकता है, मुझे क्या फायदा हो सकता है, मुझे क्या फेवर मिल सकती है। एक्सटेंड द टाइम फॉर पेमेंट, ओ हो एक्सटेंशन अलाउ हो सकता है, मुझे एक्सटेंशन अलाउ हो सकता है। और अलाउ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस एक्ट, और अलाउ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस एक्ट बाय सच पर्सन इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो इंस्टॉलमेंट्स पॉसिबल, एब्सोल्युटली यस। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मंथली। ये आपके जो भी इंस्टॉलमेंट्स होंगे वो मंथली बेसिस के ऊपर होने वाले हैं। चलो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये अदर देन है जिसको मैं बाद में पढ़ता हूं, जो इंपॉर्टेंट है बताता हूं। फ्रेंड्स आंसर 1 आया, एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। नंबर 2, इंस्टॉलमेंट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे, मंथली, फ्रीक्वेंसी मंथली, नॉट एक्सीडिंग 24 का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने होंगे आपके, 24 के ऊपर आपके इंस्टॉलमेंट जा सकते हैं नहीं, तो मैक्सिमम इज 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। 24 के ऊपर आपके इंस्टॉलमेंट जा सकते नहीं है। ओके, नेक्स्ट आप चेक करो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50। इंटरेस्ट तो ऑलवेज हर एक केस में आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने ही वाली है,
सेक्शन 50 का इंटरेस्ट कितना है फ्रेंड्स, विच इज 18% ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से लेके एक्चुअल पेमेंट तक का पीरियड का आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज में बी प्रिस्क्राइब, उसके जो भी कंडीशन लिमिटेशन होंगे वो आपको फुलफिल करने होंगे फ्रेंड्स। क्लियर, आई थिंक पता चला फ्रेंड्स यहाँ तक। तो हमारे जो भी आंसर आए वो आपको डिस्कस कर लूँ। एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, बट आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मंथली होने वाली है। मैक्सिमम कितना होगा, इट वुड बी 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर, यहां तक हमको पता चल चुका। हाँ, इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा अंडर विथ सेक्शन 5050। डन। चलो, एक एक्सक्लूजन, एक एक्सेप्शन, उस केस में आपके इंस्टॉलमेंट पॉसिबल नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उस केस में आपके इंस्टॉलमेंट्स पॉसिबल नहीं है। चेक करो, अदर देन अमाउंट ड्यू एज पर लायबिलिटी सेल्फ असेस्ड इन एनी रिटर्न, का मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 के तौर पर ऐड कर देता हूं, जो आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स है, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बरोबर समझना, जो आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम इंस्टॉलमेंट्स अलाउ कर सकते नहीं है। आंसर इज फ्रेंड्स नो इंस्टॉलमेंट्स। नो के ऊपर क्रॉस करने से कंफ्यूजन आपका क्रिएट होगा, तो बेटर लिख देता हूं, इट इज नो इंस्टॉलमेंट्स। आपके केस में इंस्टॉलमेंट अलाउ होने वाले नहीं है इफ इट इज सेल्फ असेस्ड टैक्स। व्हाट इज सेल्फ असेस्ड टैक्स? टैक्स विच आई हैव डिस्क्लोज्ड इन माय रिटर्न। ये डिस्कस किया था चैप्टर असेसमेंट ऑडिट में। दी अमाउंट ऑफ टैक्स विच आई हैव डिस्क्लोज्ड इन माय रिटर्न इज टर्म टू बी व्हाट फ्रेंड्स, इट इज सेल्फ असेस्ड टैक्स। मतलब जो भी सेल्फ असेस्ड टैक्स होगा उसका मुझे पर्टिकुलर ना एक्सटेंशन मिलेगा ना इंस्टॉलमेंट में वो अलाउंस होने वाला है। तो सेल्फ असेस्ड टैक्स कंपल्सरी मुझे पे करना ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो डिपार्टमेंट डिमांड क्रिएट करता है उसके इंस्टॉलमेंट, जो डिपार्टमेंट डिमांड क्रिएट करेगा उसके पेमेंट के एक्सटेंशन की यहाँ पे बात हो रही है। सेल्फ असेस्ड टैक्स की यहाँ पे बात हो रही नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। अदर देन अमाउंट ड्यू एज पर लायबिलिटी सेल्फ असेस्ड इन एनी रिटर्न। चलो चल डन। नाउ क्या होगा देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी वन इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हो गया आपका, ये इंस्टॉलमेंट सेकंड नंबर इंस्टॉलमेंट में आपका डिफॉल्ट हो गया, तो क्या होगा, क्या करने का? ऑन इट्स ड्यू डेट द होल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेबल ऑन सच डेट शैल बिकम ड्यू। इमीडिएटली वो दिन वो ड्यू हो जाएगा, इमीडिएटली वो दिन वो ड्यू हो जाएगा। पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब कितना? 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, पूरा उस दिन ड्यू हो जाएगा। पूरा ड्यू हो गया एंड पेबल फोर्थविथ, अभी इमीडिएटली उसको पेबल की रिक्वायरमेंट आएगी। एंड शैल विदाउट एनी फर्दर नोटिस बीइंग सर्व्ड ऑन द पर्सन बी लायबल फॉर रिकवरी। उसको नोटिस देंगे नहीं, स्टोरी खत्म हो गई। एक तो इंस्टॉलमेंट दिए वो भी तू डिफॉल्ट करता है। कितना गवर्नमेंट सिंसियर हो गए, एक तो इंस्टॉलमेंट देते ही गवर्नमेंट, उसमें भी हम डिफॉल्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ी संकी हो जाती है, गुस्से हो जाती है कि 3 लाख उस दिन को फोर्थविथ पे कर, नहीं पे करेगा तो कोई नोटिस नहीं मिलेगी, इमीडिएटली उसके ऊपर रिकवरी शुरू करने वाला है डिपार्टमेंट। ए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता चला है आपके साथ क्या हो रहा है? सब क्वेश्चंस का आंसर आ गया। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट था ये जो मैंने रेफरेंस दिया, बाकी सब तो हर एक जगह पे प्रिंटेड ही है फ्रेंड्स। 122 का रेफरेंस यहाँ पे ध्यान में रखना है। सेक्शन 80 का ऑर्डर इज नॉन अपीलेबल ऑर्डर। आप इसके लिए अपील फाइल कर सकते नहीं हो कि मुझे मैंने 24 मांगे थे, तुमने खाली 6 क्यों दिए। ऐसी में एप्लीकेशन और ऐसा मैं अपील फाइल कर सकता नहीं हूं। पता चला? इन दिस चीज ध्यान में रखना है। तो एक मैं एक्सटेंशन करवा सकता हूं, एक तो इंस्टॉलमेंट करवा सकता हूं। इंस्टॉलमेंट्स होंगे तो मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट जो भी फ्रीक्वेंसी होगी मंथली होगी। इंटरेस्ट हर एक केस में सेक्शन 50 के हिसाब से मुझे पे करना होगा। सेल्फ असेस्ड टैक्स का मुझे इंस्टॉलमेंट अलाउ हो सकता नहीं है। एंड फ्रेंड्स, जो कोई भी एक इंस्टॉलमेंट में मिस कर देता हूं तो उस दिन सारे के सारा पैसा मुझे फोर्थविथ पे करना पड़ेगा। जो मैं नहीं पे करता हूं तो वो इमीडिएटली डिपार्टमेंट नोटिस दी मेरा रिकवरी करने वाला है। आई थिंक पता चला। सिंपल सेक्शन थी सेक्शन 80, बट छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान में रखनी है जब भी हम ये पढ़ते हैं तब। फ्रेंड्स, छोटा सा क्वेश्चन सेक्शन 80 के ऊपर आओ जरा डिस्कस करते हैं। सेक्शन 80 देखो हमने फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 तक डिस्कस कर दिया था। नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। एकदम रिलेटिवली सिंपल है, चिंता करने की खास जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। फॉलोइंग अमाउंट्स आर रिकवरेबल फ्रॉम मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ये पैसा देने के लिए लायबल है डिपार्टमेंट को फ्रेंड्स। वन इज सेल्फ असेस्ड टैक्स विच इज ऑफ ₹10 लाख। सेकंड इज डिमांड ऑर्डर पास्ड ऑफ ₹24 लाख। तो एक तो सेल्फ असेस्ड टैक्स है, एक तो डिमांड ऑर्डर है। पढ़ने के बाद इमीडिएटली पता चल जाए कि 10 लाख सेल्फ असेस्ड टैक्स है, उसके लिए डिपार्टमेंट रिकवरी फ्रेंड्स उसके लिए डिपार्टमेंट इंस्टॉलमेंट का एक्सटेंशन अलाउ कर सकता नहीं है। मिस्टर ए रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। कॉमेंट, क्या कॉमेंट करे? इंस्टॉलमेंट के लिए एप्लीकेशन चाहे तो तू कर सकता है, बट वो
10 लाख के लिए नहीं हो सकती, 24 के लिए डेफिनेटली हो सकती है। कमेंट देखो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 10 लाख, पेमेंट इंस्टॉलमेंट नॉट टू बी अलाउड। एंड ये जो डिमांड ऑर्डर पास हुआ है 24 लाख का, उसके लिए 24 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख कैन बी अलाउड। ये जीरो गलती से प्रिंट हो चुका है। 1 लाख रुपए का 24 इंस्टॉलमेंट्स आपको अलाउ हो सकते हैं। क्लियर, रेडी, चकाचक। चलो नेक्स्ट चेक करो। ये मैक्सिमम है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 1 लाख कैन बी अलाउड। जरूरी नहीं हर एक बार 24 अलाउ करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट कुछ भी हो सकता है, अप टू 24 फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट चेक करो। इफ इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑफ रुपी 1 लाख ऑन 1 अगस्त 2018 इज नॉट पेड एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ रुपीज 14 लाख इज ऑन दैट डे। 1 लाख का कोई इंस्टॉलमेंट 1 अगस्त को ड्यू हो रहा था जो आपने नहीं पे किया, एंड उस दिन 14 लाख का पेमेंट ड्यू था, उस दिन 14 लाख पे करने बाकी थे, उस दिन आपका 14 लाख का आउटस्टैंडिंग था। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? बोलो, शुरू हो जाओ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 14 लाख इमीडिएटली फोर्थ विद अभी के अभी पे करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, सारा के सारा फोर्थ विद वहां पे ड्यू हो जाएगा, वहां पे आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। चेक करो। इफ डिफॉल्ट इन 1 इंस्टॉलमेंट इज मेड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को एक इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्ट होता है तो क्या होगा? देन 100% आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल बी पेबल ऑन सच डे। 14 लाख विल बिकम रिकवरेबल अलॉन्ग विद व्हाट? इंटरेस्ट। इमीडिएटली वो पैसा ड्यू हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली वो नोटिस बोटिस दिए बना इमीडिएटली उसकी रिकवरी भी कर सकता है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल थी। सेक्शन 80 जो हमारा आज का फर्स्ट डिस्कशन था, फ्रेश डिस्कशन में हमारा फर्स्ट डिस्कशन था, विच वॉज सेक्शन 80। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास होने वाली है सेक्शन 81। अगेन बेचारी छोटी सेक्शन है, कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। सेक्शन 81 अगेन वेरी वेरी सिंपल। देखो लॉजिकल सेक्शन है फ्रेंड्स, देखो समझने का ट्राई करो। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो मुझ पे डिमांड ड्यू हुई, बरोबर समझना, एकदम छोटी सेक्शन, कंसेप्चुअल बहुत जरूरी सेक्शन। फ्रेंड्स देखो मुझ पे डिमांड ड्यू हुई, डिपार्टमेंट ने मुझे 1 लाख रुपए की नोटिस दे, किसमें क्या 1 लाख रुपए भर दे। ये नोटिस फ्रेंड्स मुझे कब आई पता है? ये नोटिस मुझे आती है एग्जाम्पल के तौर पर, ये नोटिस मुझे आई 14 फरवरी 2020 को। 14 फरवरी 20 को मुझे नोटिस आई कि चल स्मितिया फटाफट तेरे पास ये पैसा इस दिन कोई ड्यू हो रहा है, तू फटाफट 30 लाख रुपए भर दे। कि सपोज एग्जांपल के तौर पे तू 30 करोड़ रुपए भर दे, छोटी सी बात नहीं करेंगे, बड़ी बात करते हैं, सपोज तू 300 करोड़ रुपए भर दे। एग्जांपल के तौर मुझे ऐसी नोटिस आई कि 14 फरवरी तेरी ड्यू डेट है, और नोटिस में मेंशन की थी ड्यू डेट कि स्मितिया तू इस दिन तक, ये मेरी लास्ट ड्यू डेट है जब तक मुझे पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है कि 300 करोड़ रुपए का तू पेमेंट स्मितिया 14 फरवरी तक कर दे। मैंने बोला मेरा इच्छा नहीं थी पेमेंट करने की, पैसा तो बहुत है फ्रेंड्स बट इच्छा नहीं है मुझे पेमेंट करने की। 300 करोड़ मैं गवर्नमेंट को क्यों दूं? भले मैंने कस्टमर से कलेक्ट की हो, जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया होगा, बट दिल से पे करने की इच्छा नहीं थी कि 300 करोड़ तो कौन पे करे गवर्नमेंट को, 300 करोड़ को तो पे करने की थोड़ी होती है अमाउंट। ओके, तो फ्रेंड मुझे पता था, मैंने भी 79 सबसेक्शन 1 पढ़ा हुआ है कि जो मैंने ये पे नहीं किया तो अलग अलग 6 डिफरेंट मोड्स ऑफ रिकवरी है, जिसका रिवीजन अभी आज हमने शुरू में किया था, तो वापस एक बार आपको हैरेस नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स हुआ ऐसा कि मैंने क्या किया कि मुझे पता था कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर इनकी नज़र बिगड़ सकती है। एक्चुअली देखा ऐसा कुछ था ही नहीं कि मेरा पैसा उनके पास उनके कंट्रोल में हो, कि मेरे गुड्स उनके गुड्स कंट्रोल में हो, तो क्लॉज ए क्लॉज बी तो पॉसिबल नहीं था जिसके थ्रू रिकवर कर सके। ऐसा कोई मेरा डेटर भी नहीं था खास कि जिसके पास मैं 300 करोड़ लेने के लिए लायबल हूं। थे 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, हायर साइड था मैंने देखा था तो 70 रुपीज वाला एक था। तो मैंने बोला डेटर की भी खास मुझे चिंता नहीं है, बट मुझे चिंता किस बात की थी पता है? मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, डी क्लॉज की मुझे चिंता थी कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे ना तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया पता है? 14 फरवरी को मेरी ड्यू डेट थी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। मुझे नोटिस आती है कोई भी दिन को, एग्जांपल के तौर पे मुझे नोटिस आई 10 फरवरी को, एग्जांपल के तौर पे कि स्मितिया इस दिन तक तू पेमेंट कर देना। इतनी तो जल्दी मुझे पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, बट एग्जांपल के तौर पे नोटिस की कोई डेट लिख लो ना, चलो एक्स डे वाज दी नोटिस की डेट। ओके, अभी क्या हुआ, मुझे नोटिस आई ना फ्रेंड्स, एक्स डे को मुझे नोटिस आई, उसके बाद बरोबर समझना, एक्स डे को मुझे नोटिस आई, उसके बाद मैंने क्या किया? मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी नजर बिगड़े उसके पहले मेरी प्रॉपर्टी को मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, अरे चिल्ड्रन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, अरे पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, अरे सिस्टर के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। अरे समझो ना, सेटिंग हो गया है। बोलो अभी मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर नजर बिगाड़े, कुछ हो सकता नहीं है। रिकवरी कहां से करेगा डिपार्टमेंट? कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट के पास भी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो बेचारा लैंड मतलब अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे रिकवरी कैसे करेगा? मैजिस्ट्रेट के पास, सब एग्जांपल के तौर पे वो मेरे मतलब उसके पास भी पॉसिबिलिटी नहीं है एग्जांपल के तौर पे। इन शॉर्ट मेरी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंट थी ये लायबिलिटी को पे करने के लिए और ये लायबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, पर मैंने उसके पहले उसको ट्रांसफर कर दिया। पता चला क्या कर दिया? बोलो अभी इस ट्रांसफर का क्या होगा? एकदम लॉजिकल है
क्या होगा इस पर्टिकुलर ट्रांसफर का, वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में छुपा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। का मतलब इस ट्रांसफर को हम वॉइड मानेंगे, इस ट्रांसफर को हम कैंसिल मार देंगे, इस ट्रांसफर को हम वॉइड कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। चलो चेक करो, वेयर अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट, आफ्टर एनी अमाउंट हैज बिकम ड्यू फ्रॉम हिम, आफ्टर एनी अमाउंट हैज बिकम ड्यू फ्रॉम हिम, इस ड्यू डेट के बाद, इस ड्यू डेट के बाद, नोटिस के बाद नहीं, एक्स डे के बाद नहीं, इस दिन के बाद, इस दिन को पैसा मुझ पे ड्यू हुआ, इस दिन को पैसा मुझ पे ड्यू हुआ। वेयर अ पर्सन आफ्टर एनी अमाउंट हैज बिकम ड्यू फ्रॉम हिम क्रिएट्स अ चार्ज और ऑन पार्ट्स, मतलब ट्रांसफर्स विद द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम और इन हिज पोजेशन बाय वे ऑफ सेल। मतलब जो दिन ये पैसा मुझे ड्यू होता है उसके बाद, जो दिन ये पैसा मुझे ड्यू हुआ उसके बाद ये प्रॉपर्टी मैं किसी को ट्रांसफर करता हूं बाय वे ऑफ व्हाट, सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज, बाद में लाइन पे आ गए, एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसफर व्हाटसोएवर ऑफ एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टीज इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। का मतलब आई एम ट्रांसफरिंग माय प्रॉपर्टी बाय सेल ने, मॉर्गेज ने, एक्सचेंज ने, एनी मोड ऑफ ट्रांसफर व्हाटसोएवर इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन विथ इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू। मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा इंटेंशन जेन्युइन सेल करने का था ही नहीं, मेरा इंटेंशन क्या था, मैं गवर्नमेंट के ड्यूज को डिफ्रॉड करूं, मैं गवर्नमेंट के ड्यूज को ना पे करूं। सच तो क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हुआ, सच चार्ज or transfer shall be void, such transfer shall be void as against any claim in respect of tax or any other sum payable by the said person। सिंपल वर्ड्स में इस ट्रांजैक्शन को, इस ट्रांसफर को हम void ट्रीट करेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम null and void ट्रीट करने वाले, मतलब ये ट्रांसफर आपका जीएसटी पर्पस के लिए हुआ ही नहीं है, ऐसा हम ट्रीट करने वाले हैं। बट इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान में रखना जैसा है, where a person after any amount has become due from him क्रिएट्स अ चार्ज, मतलब उसके पहले मैंने ट्रांसफर कर दिया तो इसके लिए हम उस ट्रांजैक्शन को वॉइड मान सकते नहीं है। जब ये पैसा मुझ पे ड्यू हुआ उसके बाद मैंने इसको ट्रांसफर किया तब जाके ये ट्रांजैक्शन को वॉइड ट्रीट करता है। ये सेक्शन 81, इतना हमको ध्यान में रखना है। आफ्टर एनी अमाउंट हैज बिकम ड्यू फ्रॉम हिम प्रोवाइडेड दैट सच चार्ज और ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइड। कभी कभी जेन्युइनली मैंने इस ट्रांजैक्शन को किया होगा, विथ एडिक्वेट कंसीडरेशन किया होगा, तो उस ट्रांजैक्शन को वर्ड ना ट्रीट करे, उस रीजन से मैंने प्रोवाइजो को, लॉ ने प्रोवाइजो को इंट्रोड्यूस किया। क्या कहता है प्रोवाइजो, समझने जैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोवाइजो है फ्रेंड्स, बरोबर समझना, यहां पे करूंगा उसका एनालिसिस, बरोबर समझो प्लीज। प्रोवाइडेड दैट सच चार्ज और ट्रांसफर शैल नॉट बी वॉइड इफ इट इज मेड फॉर एडिक्वेट कंसीडरेशन। सिंपल वर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी एडिक्वेट कंसीडरेशन प्लस गुड फेथ। आपका इंटेंशन बुरा नहीं होना चाहिए, यू मस्ट बी हैविंग गुड फेथ फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर, एंड प्लस क्या, विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। मुझे नहीं पता था कि ऐसी कोई नोटिस मुझ पे पेंडिंग है, मुझे नहीं पता था ऐसा कोई अमाउंट ड्यू मुझ पे अवेलेबल है और मैं इस ये पैसे को गवर्नमेंट को देने के लिए लायबल हूं, ऐसा मुझे नहीं पता था। मतलब दो चीज ऑलवेज रिक्वायर्ड, फर्स्ट इज व्हाट फ्रेंड्स, पता है, इट इज एडिक्वेट कंसीडरेशन, सेकंड इज व्हाट, पता है, इट इज गुड फेथ। ये दो चीज तो होनी ही चाहिए, देयर मस्ट बी एडिक्वेट कंसीडरेशन प्लस 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 गुड फेथ। प्लस क्या होना चाहिए, विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। आई मस्ट नॉट बी अवेयर कि कोई प्रोसीडिंग्स मुझ पे पेंडिंग है, तो विदाउट नोटिस ऑफ पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। क्यों लिख रहा हूं फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में। और विदाउट नोटिस ऑफ सच टैक्स और अदर्स अमाउंट सम पेबल बाय द सेड पर्सन। मुझे नहीं पता था कैसा कुछ पेबल है, और with previous permission of proper officer। बोलो, आई थिंक पता चला। तो कौन से केस में इस ट्रांजैक्शन को वॉइड ट्रीट नहीं करेंगे, हमारे ट्रांजैक्शन को हम जेन्युइन मानेंगे, प्रॉपर ट्रीट करेंगे, वॉइड ट्रीट नहीं करेंगे। कौन सी सिचुएशन में, प्रोविजो कहता है दो चीज मस्ट 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 मस्ट। कौन सी दो चीज, एक तो होना चाहिए एडिक्वेट कंसीडरेशन, मुझे पूरा पैसा, जैसे सेलर मुझे पूरा पैसा मिल चुका है, एंड इट इज विथ गुड फेथ, मेरा इंटेंशन डिफ्रॉडिंग का था ही नहीं, इट इज गुड फेथ। एंड तीसरा, इसमें से कोई भी एक होगा तो चलेगा,
मुझे पता ही नहीं था कि मुझ पे ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, मुझे पता है, रेसिपेंट को पता ही नहीं था और जो बायर उसको पता ही नहीं था कि ये पर्सन से कुछ टैक्स पेबल भी है, और हमने क्या किया, प्रॉपर ऑफिस के परमिशन से ट्रांसफर कर दिया, तो चिंता नहीं है, इस ट्रांजेक्शन को, इस ट्रांसफर को हम वॉइड ट्रीट करने वाले नहीं है। सिंपल वर्ड्स में इजी मेथड में आपको बताऊं तो फ्रेंड्स देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान में रखने जैसी है, ये वाला पॉइंट है, विच इज जो दिन मुझे ये पैसा ड्यू होता है उसके बाद विथ इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू मैं जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता हूं तो उसको हम वॉइड ट्रीट करेंगे, इस ट्रांजेक्शन को हम वैलिड मानने वाले नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। नंबर 2, जो फ्रेंड जेन्युइन मेथड में किया होगा, विद एडिक्वेट कंसिडरेशन होगा, गुड फेथ होगा, पता नहीं था मुझ पे ऐसी कोई नोटिस बोटिस आई हुई है, पता नहीं था मुझ पे ऐसा कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और मैंने परमिशन से किया, प्रॉपर ऑफिस के परमिशन से किया, तो इस ट्रांजैक्शन को वॉइड ट्रीट करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? आई थिंक होपफुली एकदम रिलेटिवली इजी सेक्शन है, कुछ खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 81, आओ जरा उसका एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, बहुत सिंपल है, उसका छोटा सा हमारे पास अवेलेबल एग्जाम्पल। चलो चेक करो फ्रेंड्स, ये रहा सेक्शन 81 के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। चलो, मिस्टर ए वॉज सर्व्ड डिमांड ऑर्डर ऑफ ₹10 करोड़ ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 18 को मुझे डिमांड ऑर्डर पास हुआ 10 करोड़ रुपीस का। सब्सिक्वेंटली ऑन 10 जून 18, अभी फ्रेंड्स डिमांड ऑर्डर इस दिन को आया ना, तो इस दिन कोई पैसा ड्यू हो रहा था ऐसा अजम्पशन करना पड़ेगा, बिकॉज देखो विद इन 3 मंथ्स आप नहीं पे करेंगे तो अकॉर्डिंगली रिकवरी शुरू होगी, बट यहां पे ऐसा समझो कि डिमांड ऑर्डर इस दिन का था तो इस दिन को आपको पैसे पे करने की रिक्वायरमेंट थी। ऑर्डर में कौन सी डेट मेंशन्ड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये डेट आपकी मेंशन्ड थी व्हिच वाज 1 अप्रैल 2018। इतना समझना है कि 1 अप्रैल 18 को आपका डिमांड ऑर्डर था और उस दिन ही आपको टैक्स का पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आने वाली थी फ्रेंड्स, क्लियर। सब्सिक्वेंटली 10 जून 18 को ही सोल्ड व्हाट, ऑफिस बिल्डिंग फॉर ₹2 करोड़। ऑफिस बिल्डिंग उसने 2 करोड़ रुपीस में सेल कर दिया। हाउस 3 करोड़ का वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया, ये सेल नहीं हुआ है, वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हुआ है। ओके, वेदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वैलिड, चलो आंसर फर्स्ट, ऑफिस बिल्डिंग जो 2 करोड़ में बेचा है इज नॉट वॉइड कम इफ मेड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड इन गुड फेथ। प्लस यहां पे 3 चीज में से एक चीज होनी चाहिए, बोलो कौन सी? पता नहीं था मुझ पे कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, पता नहीं था कि मेरे पास कुछ टैक्स पेबल भी पेंडिंग है और मैंने परमिशन से कर दिया, तो ये प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, तो ये प्रोसीडिंग्स मतलब ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को, इस पर्टिकुलर ट्रांसफर को हम वॉइड ट्रीट करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। सिंपल वर्ड्स में जो मैंने रिसीव किया है एडिक्वेट कंसिडरेशन, जो गुड फेथ है, एंड मुझे पता नहीं था मुझ पे प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है और मैंने परमिशन से कर दिया, तो इसको हम वॉइड ट्रीट करने वाले नहीं है। एंड सेकंड होगा हाउस जो 3 करोड़ में मैंने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया है, because it is not adequate consideration, may not be in good faith. In this scenario it will be regarded as void since cannot be treated as in good faith। मैं तो ऐसा भी लिखूंगा अगर not available with adequate consideration, तो इस ट्रांजेक्शन को हम void ट्रीट करने वाले नहीं है, सॉरी इसको इस ट्रांजेक्शन को वॉइड ट्रीट करने वाले हैं बिकॉज देयर इज नो एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगेन गुड फेथ भी अवेलेबल यहां पे नहीं था फ्रेंड्स, क्लियर? आई थिंक पता चला। तो इस ट्रांजेक्शन को हम वॉइड ट्रीट नहीं करेंगे, इट इज नॉट रिगार्डेड एज वॉइड, एंड इस ट्रांजेक्शन को हम वॉइड ट्रीट करने वाले हैं, क्लियर? 2 सेक्शन खत्म किया हमने, सेक्शन 80, सेक्शन 81। व्हाट वाज सेक्शन 80? इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करना हो तो कर सकते हैं, एक्सटेंशन भी अलाउड है, इंस्टॉलमेंट्स भी अलाउड है। तो इंस्टॉलमेंट्स कितने? मैक्सिमम 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पे अलाउड होंगे, एंड कोई इंस्टॉलमेंट आपने एक नहीं पे किया है तो उस दिन पे सारा का सारा पैसा आपका मतलब इमीडिएटली फोर्थविथ आपको पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जो पेमेंट नहीं करते हो तो कोई नोटिस बोटिस के बिना डायरेक्टली उसकी रिकवरी शुरू हो जाने वाली है। सेल्फ असेस्ड टैक्स का कोई इंस्टॉलमेंट आपको अलाउ होने वाला नहीं है, एंड इंटरेस्ट हर एक केस में आपको पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 5050। जो आपने ट्रांजेक्शन, आपने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर का जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो गुड फेथ में नहीं था, अगेन आपने जो किया है वो आपका पैसा जो दिन ड्यू हुआ उसके बाद किया है, एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, गुड फेथ नहीं है, तो उस ट्रांजेक्शन को वॉइड ट्रीट करने वाले हैं बिकॉज आपने ये ट्रांजेक्शन किया था टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्लियर? तो रेवेन्यू लीकेज यहां पे ना हो उस इंटेंशन से सेक्शन 81 को यहां पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट चेक करो सेक्शन 82, अवर सेकंड लास्ट सेक्शन, इन हमारी जो लास्ट सेक्शन होगी ना बीबीए सेक्शन से, ओके, मतलब सेकंड थर्ड सेक्शन, मतलब ये 82, 83 एंड 84, बाद में हमारा चैप्टर बेचारा खत्म हो जाएगा, क्लियर? अब जरा शुरू करते हैं। अगेन छोटी सेक्शन कुछ खास नहीं है, टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। क्या कहती है सेक्शन? आओ जरा समझते हैं फ्रेंड्स। ये सेक्शन हम शुरू करें फ्रेंड्स, उसके पहले एक छोटी सी स्पेलिंग एरर हो गई थी जो मैंने यहाँ पे रेक्टिफाई कर दी है। इट इज नॉन अपीलेबल ऑर्डर, पहले मैं लिखता
अपेलेबल, पता नहीं क्या लिखा था, इट इज फ्रेंड्स नाउ नॉन अपेलेबल ऑर्डर, इतना आप ध्यान में रखना फ्रेंड्स। चलो आओ सेक्शन के ऊपर फोकस करता है। टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। अभी देखो फ्रेंड्स, असेसी बेचारा, अब टैक्सेबल पर्सन बेचारा खाली हो चुका है, कुछ असेट में कुछ खास बचा नहीं है, एक लास्ट असेट बची है उसके पास 100 करोड़ की। ये 100 करोड़ की असेट देने के लिए कितने लोग लाइन में खड़े थे मैं आपको जरा बता दूं। फर्स्ट थे फ्रेंड्स जीएसटी वाले, सेकंड थे फ्रेंड्स इनकम टैक्स वाले, थर्ड थे फ्रेंड्स कंपनी लॉ वाले, कंपनी लॉ में भी कुछ बाकी होगा, पता नहीं भगवान जाने क्या बाकी होगा। चौथा पॉइंट ये थे आईबीसी वाले, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वाले, बाद में फिफ्थ समझो ना कोई अदर्स भी थे फ्रेंड्स। ओके चलो उसके डिबेंचर्स होल्डर होंगे, क्या ऐसे प्रेफरेंशियल होल्डर होंगे, कोई भी होगा फ्रेंड्स, समझो ना एग्जांपल के तौर पर अदर्स आप समझ लो। अनसिक्योर्ड जो थे वो, मतलब 5-5 लोग लाइन में खड़े हैं, असेट एक है एंड सबका पैसा देखो तो 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़ 150 करोड़, मतलब एक पर्सन को असेट मिलने वाली है, तो ये वो कौन होगा जिसको ये असेट मिलेगी? ऐसा कौन नसीबदार होगा जिसको 100 करोड़ रुपए की असेट अवेलेबल होने वाली है? तो फ्रेंड्स क्या कहता है लॉ, वो हम पढ़ना शुरू करें। 82 में उसका आंसर छुपा हुआ है कि ये पर्टिकुलर 100 करोड़ के ऊपर फर्स्ट चार्ज किसका, पहला ऐसा कौन सा पर्सन होगा जो ये असेट में से पैसा रिकवर कर सकता है। ओके उसका डिस्कशन शुरू करें। उसके पहले एक छोटा सा ग्लिम्स आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया है, बट आज थोड़ा वो उसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। देखो अभी देखो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल छोटा सा खाली है फ्रेंड्स। मैं एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 73 खाली इलस्ट्रेटिव है, कोई कनेक्शन मत करना हमारे 73 के साथ, खाली एग्जाम्पल कहता हूं फ्रेंड्स। ऐसा लिखा हो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 70, एग्जाम्पल के तौर को कनेक्शन मत करना, खाली इलस्ट्रेटिव है फ्रेंड्स। 73 में ऐसा लिखा हो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 70, मतलब कौन प्रिवेल करेगा? बोलो 73 कहता है वही सब कुछ है, 70 कुछ कंसिडर करने वाले हम नहीं है, मतलब ये ओवर एडिंग सेक्शन हो गए। 70 सेक्शन को ये ओवर एड करेगा, 70 को ओवर एड करने वाला है। अभी फ्रेंड्स 73 क्या कहना चाहता है कि 70 हम दोनों साथ में चलेंगे। 73 ऐसा कहना चाहता है कि 70 तू और मैं दोनों साथ में चलेंगे, पर जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना तब 73 कहता है मैं प्रिवेल करूंगा, 70 तू तब चुप हो जाना। तो 73 क्या लिखेगा? 73 ऐसा लिखेगा नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 70, मतलब ऐसा लिखा हो नॉटविथस्टैंडिंग कॉन्ट्ररी का मतलब क्या समझने का? 73 एंड 70 दोनों साइमल्टेनियस चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन में कौन प्रिवेल करने वाला है? सेक्शन 73। 73 ओवर एड करती हो पूरी तो लिखा होगा नॉटविथस्टैंडिंग 70, कॉन्ट्राडिक्शन में ओवर एड करती हो तो क्या लिखा होगा? नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन सेक्शन 70। रेडी? चलो अभी देखो फ्रेंड्स, 73 ऐसा कहना चाहता है कि 70 तो सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। 73 ऐसा कहना चाहती है 70 तो सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं। तो 73 क्या लिखेगी? 73 ऐसा लिखेगी सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 70। मुझे मेरा इंपॉर्टेंस क्रिएट करना हो, मैं लिखूंगा नॉटविथस्टैंडिंग। कॉन्ट्राडिक्शन में मेरा इंपॉर्टेंस क्रिएट करना हो, रादर इंपॉर्टेंस की जगह मेरा ही ओवर राइडिंग होगा उसके ऊपर। कॉन्ट्राडिक्शन में तो मैं लिखूंगा नॉटविथस्टैंडिंग कॉन्ट्ररी, बट मुझे उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट करना हो, मेरी सेल्फ को नलीफाई करना हो उसके सामने, तो मैं क्या लिखूंगा? सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 70। एंड मुझे ऐसा कहना हो कि देख कॉन्ट्राडिक्शन में तू प्रिवेल करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा पता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 70। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स, ये डिस्कशन आगे भी पहले हो चुका है, आज वापस एक बार ऐसा रेफरेंस क्यों लिया? बिकॉज सेक्शन में अकॉर्डिंगली हम रीडिंग करने वाले हैं। रिपीट करता हूं लास्ट टाइम, 73 कहती है नॉटविथस्टैंडिंग 70, 73 सब कुछ है, 70 कुछ नहीं है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 70 का मतलब 73 70 दोनों साइमल्टेनियस चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन में कौन प्रिवेल करेगा? सेक्शन 73। मैं ऐसा लिखता हूं 73 में कि सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 70, मतलब 70 सब कुछ प्रिवेल करेगा, 73 कुछ नहीं है। मैं ऐसा लिखता हूं सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 70 का मतलब हम दोनों साइमल्टेनियस चलेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन में सेक्शन 70 प्रिवेल होने वाला है। क्लियर? आज इस सेक्शन में हम दोनों का मिक्सचर देखेंगे, क्या गजब इंटरप्रिटेशन सीखने को मिलेगा। आओ जरा चेक करते हैं फ्रेंड्स। पहले एक प्लेन रीडिंग फास्ट कर लेते हैं, बाद में मजा आएगी फ्रेंड्स। देखो जरा, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब एक नॉटविथस्टैंडिंग कॉन्ट्ररी की बात हुई,
सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। मजा ही दोनों वर्ड साइमल्टेनियसली यूज हुए, नॉटविथस्टैंडिंग भी यूज हुआ, सेव एज अदरवाइज भी यूज हुआ। फ्रेंड्स यही तो करेक्ट मेथड है सीखने की। मैं आपको ऐसा बता दूं कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो बरोबर है, बता दिया, अग्री, बट ये आया कैसे, वहां तक आपको पहुंचाना है, वो लेवल आपको मुझे आपका क्रिएट करवाना है। उसके लिए वर्ड पढ़ना जरूरी है, उसके लिए बैरेट का रीडिंग जरूरी है फ्रेंड्स, बिकॉज आपका रीडिंग पावरफुल करवाना है। चकाचक रेडी, अभी चेक करो फ्रेंड्स। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स का मतलब 82 क्या कहता है, 82 कहता है कि अदर लॉज के कॉन्ट्राडिक्शन में 82 प्रिवेल होगा। अदर लॉ वर्सेस सेक्शन 82 के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो 82 प्रिवेल होगा, इन शॉर्ट जीएसटी प्रिवेल होगा। उसमें एक्सेप्शन सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी। अदर लॉ में जब आईबीसी होगा ना तो पची आईबीसी फॉलो करना है। पता चला क्या गजब हो गया। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूं, शांति से समझ लो। सेक्शन 82 वर्सेस अदर लॉज होंगे तो जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा 82 प्रिवेल करेगा विथ वन एक्सेप्शन, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी का मतलब जो फ्रेंड्स आईबीसी में लिखा होगा ना, 82 वर्सेस आईबीसी हुआ तो आईबीसी प्रिवेल करेगा। सिंपल वर्ड्स में पहले कॉन्ट्राडिक्शन में कौन सब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, 82 प्लस आईबीसी प्लस अदर लॉ सबका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो फर्स्ट कौन प्रिवेल करेगा। 82 कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी, मतलब आईबीसी प्रिवेल करेगा। बाद में कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब बाकी सब लॉ के केस में जीएसटी प्रिवेल करेगा। आई थिंक समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट कौन प्रिवेल करेगा, आईबीसी, सेकंड कौन होगा 82, बाद में कौन होगा अदर लॉस। तो चलो मुझे फटाफट ये सीक्वेंस बता दो। पहले कौन, आईबीसी, फर्स्ट होगा आईबीसी, बाद में कौन, जीएसटी के बच्चे खुचे लोग, बाद में सब कहां पे फॉल होंगे, थर्ड कैटेगरी में। अपने हिसाब से देख लेंगे, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी क्या कहता है, फर्स्ट आईबीसी देन जीएसटी देन अदर लॉस। आई थिंक पता चला। नॉटविथस्टैंडिंग कॉन्ट्ररी टू अदर लॉस, मतलब अदर लॉ के केस में जीएसटी प्रिवेल करेगा, उसमें सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन आईबीसी, आईबीसी होगा ना तो પછી आईबीसी, हाँ ऐसा, मतलब आईबीसी जीएसटी अदर लॉ के बीच में टाई पड़ी और कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो फर्स्ट आईबीसी देन जीएसटी देन अदर लॉस। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रेंड्स। लास्ट टाइम पढ़ लेता हूं। Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for time being in force, but save as otherwise provided in IBC 2016, any amount payable by taxable person or any other person on account of tax, interest, penalty which is liable to pay to government shall be first charged on the property of such taxable person or such person। मतलब सिंपल वर्ड्स में टैक्स के ऊपर फर्स्ट चार्ज किसका, आईबीसी का, बाद में किसका, जीएसटी का, बाद में किसका, अदर लॉस का। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सिंपल है। इसके ऊपर भी छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास, आओ जरा फ्रेंड्स फास्टेस्ट उसका डिस्कशन करके इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग आर द अमाउंट पेबल अंडर बैंक्रप्सी, मतलब आईबीसी में ये आपको पैसा भरना है 1 लाख रुपीज। जीएसटी इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल, ये जीएसटी इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल कितना था आपका 30 lakhs ऑफ रुपीज, जीएसटी आपका था सेकंड पॉइंट में 30 lakhs। असेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, इट इज 25 लाख, मतलब 25 लाख आपका पेबल, ये पैसा आने वाला है। आगे पढ़ो। वेदर जीएसटी ऑथोरिटीज हैव फर्स्ट चार्ज ऑन द वैल्यू ऑफ रुपीज 25 लाख, क्या 25 लाख के ऊपर जीएसटी वाले पहले अपना हक जताएंगे, ना ना ना, पहले तो कौन आएगा, आईबीसी वाले आएंगे, मतलब 1 लाख आईबीसी वाले ले जाएंगे एंड जीएसटी वाले कितना ले जाएंगे 24 लाख। बोलो क्लियर। तो 25 लाख में फर्स्ट चार्ज किसका फ्रेंड्स, आईबीसी का, बाद में किसका चार्ज होगा, जीएसटी वालों का रुपीज 25 लाख। आई थिंक सिंपल है फ्रेंड्स, क्लियर। चलो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारे वहां पे इन रिलेशन टू जो आज की हमारी फर्स्ट सेक्शन थी, इट वॉज सेक्शन 8080 फ्रेंड्स, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, सॉरी। नेक्स्ट हमारी जो सेक्शन थी इट वॉज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट आएगा टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आज की सेक्शन है विच इज फ्रेंड्स प्रोविजनल असेसमेंट। अभी आप समझो, पहले मैं इसको कनेक्ट करूंगा दो चीजों के साथ फ्रेंड्स। देखो पहले डिस्कस करेंगे हम सेक्शन 79 के पहले की, आपको विद इन 3 मंथ्स पैसा पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। 3 मंथ्स में पैसा नहीं पे किया तो आपकी रिकवरी शुरू होने वाली है, बरोबर समझना।
3 मंथ्स में आपने जो पैसा नहीं पे किया तो डिपार्टमेंट आपके केस में 79 सबसेक्शन 1 के हिसाब से फ्रेंड्स रिकवरी शुरू करने वाला है। अलग अलग 6 मोड्स है जिसके थ्रू डिपार्टमेंट रिकवरी कर सकता है। मेरा क्वेश्चन क्या है पता है फ्रेंड्स, रिकवरी कब होगी? प्रोसीडिंग्स के बाद ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद आपने 3 मंथ्स में पैसे नहीं पे किए, तब जाके रिकवरी शुरू होगी। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोसीडिंग्स खत्म हुई, उसके बाद ऑर्डर आया, ऑर्डर के विदिन 3 मंथ्स आपने पेमेंट नहीं किया, तब जाकर आपका ये प्रोसीडिंग शुरू होगा। एंड हमको ये भी पता है कि 3 मंथ्स का टाइम लिमिट कोई केस में कम भी हो सकता है। बट मैं प्रॉपर ऑफिसर हूं, मुझे प्रोसीडिंग्स के टाइम ही लोचा लग रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? सेक्शन 78 के साथ लिंकेज एग्जैक्टली समझने का ट्राई करो। सेक्शन 78 क्या कहती है? मेरा प्रोसीडिंग्स खत्म हुआ, ऑर्डर पास हुआ, उसके 3 मंथ्स में आप पेमेंट नहीं करते हो, ये 3 मंथ्स यहां पे खत्म होते हैं, उसके 3 मंथ्स में आप पेमेंट नहीं करते हो, तब जाके 79 सबसेक्शन 1 शुरू होगा। मुझे तो फ्रेंड्स, मैं तो प्रॉपर ऑफिसर, मुझे प्रोसीडिंग्स के टाइम ही लोचा लग रहा है कि ये मैं ऑर्डर पास करूंगा तब तक तो छू हो जाएगा। ये विजय माल्या है, मैं प्रोसीड ऑर्डर के बाद 3 महीने के वेट की दूर की बात रखो, प्रोसीडिंग्स तक खत्म होने तक यहां पे रहे तो ही बहुत बड़ी बात हो गई। तो मैं क्या वेट करता रहूंगा? प्रोसीडिंग्स में टाइम लगे यार, मुझे प्रॉपर ड्राफ्टिंग करना है ऑर्डर का, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, विटनेस सारे कंसीडर करने के बाद मुझे ऑर्डर पास करना है, और मुझे अभी से ही लोचा लग रहा है ये छू हो जाएगा, ये भाग जाएगा, क्या करूं? ऑर्डर के बाद लगा कि ये 3 मंथ्स तक ये इसकी वेट नहीं कर सकता, मैं भाग सकता है, तो 3 मंथ्स के टाइम लिमिट में मैं कमी भी कर सकता हूं। 3 मंथ्स के टाइम को मैं 1 महीना 15 दिन 10 दिन भी कर सकता हूं। जो 3 मंथ्स का टाइम हमारे पास अवेलेबल उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। बट व्हाट अबाउट वाइल प्रोसीडिंग्स? आई फील कि ये भाग जाएगा, नहीं मिलेगी बाद में मुझे कुछ रिकवरी। तो लो आंसर लेके आया, इट इज फ्रेंड सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट। मतलब जब प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तब ऑफिसर फील करे कि भाग जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा पता है फ्रेंड्स? इट इज प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब उसकी प्रॉपर्टी को मैं प्रोविजनली अटैच कर दूंगा। वो चाहे तो भी बेच नहीं पाएगा, वो चाहे तो भी ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, वो चाहे तो कुछ नहीं कर पाएगा उस प्रॉपर्टी के बारे में, बिकॉज इट इज प्रोविजनली अटैच्ड। बट उसका एक टेन्योर है कि 1 साल के बियॉन्ड मैं प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच नहीं रख सकता। मतलब मुझे फास्टेस्ट ऑर्डर पास करना है, फास्टेस्ट उससे पैसा रिकवर करना है, एंड प्रोसीडिंग मुझे गवर्नमेंट में डिपॉजिट करनी है। सिंपल वर्ड्स में मैं इतना कहना चाहता हूं, ऑर्डर पास हुआ, उसके विद इन 3 मंथ्स का टाइम मैं कम कर सकता हूं, बट वो 78 के हिसाब से आफ्टर पासिंग ऑर्डर। बट वाइल प्रोसीडिंग्स जब मुझे फील हो रहा हो कि ये भाग जाएगा, तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? प्रोविजनल उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करूंगा, 1 साल तक वो अटैचमेंट मैक्सिमम वैलिड रह सकता है। क्लियर? तो दोनों रेमेडी मेरे पास अवेलेबल हो गए, वाइल प्रोसीडिंग्स सेक्शन 83, आफ्टर प्रोसीडिंग्स सेक्शन 78। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? चलो चेक करो। वेयर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73, 74, सारा प्रोविजंस का हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारा भूतकाल है, वो हमारा पास्ट है। चैप्टर कौन सा है फ्रेंड्स? असेसमेंट एंड ऑडिट। कौन सी सेक्शन क्या क्या कहती है फ्रेंड्स? देखो, अब भूल गए होंगे, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है फ्रेंड्स आपके ऊपर। देखो, सारी सेक्शंस को हम फास्टेस्ट याद कर लेते हैं। सेक्शन 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, सेक्शन 39, 44, 45 रिटर्न नहीं फाइल किया, 46 की नोटिस आएगी। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे वीडियो देखा है कि नहीं देखा आपने यार मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट? याद करो, सेक्शन 39, 44, 45 रिटर्न आपने नहीं फाइल किया, 46 की नोटिस आएगी। 15 डेज में रिप्लाई कर देना है। जो नहीं किया तो 39 के हिसाब से रिटर्न था, 45 के हिसाब से रिटर्न था। अब क्या हो जाएगा? असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न अंडर दिस सेक्शन 62। नेक्स्ट होगा, याद करो, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना था, आपने ऑब्टेन नहीं किया बट डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया। सेक्शन 29 में अलग अलग रीजंस है क्यों आपका मतलब ये असेसमेंट और क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, उसका भी हमने डिस्कशन कर लिया है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा कहना है कि आपके 2 असेसमेंट थे, 62 नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, 63 अनरजिस्टर्ड पर्सन। 64 याद करो, समरी असेसमेंट। फास्ट असेसमेंट मुझे करना हो तो मुझे कौन सा सेक्शन का रिकोर्स देना पड़ेगा? इट इज समरी असेसमेंट विच इज सेक्शन 64। नेक्स्ट आएगा इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ये पूरा चैप्टर जो डिस्कस करना बाकी है, जो डिमांड रिकवरी के बाद का लेक्चर होगा नेक्स्ट सेशन में, इसको हम शुरू करने वाले हैं, विच इज इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। क्लियर? नेक्स्ट 70, 74 तो आई थिंक यही हम बोल के बड़े हुए हैं लाइफ में। क्लियर? तो फ्रेंड्स अभी देखो, जब आपका प्रोसीडिंग चल रहा होगा 62, 63, 64, 67, 73, 74। क्लियर? तो क्या होगा? इफ कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट
फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इट इज नेसेसरी सो टू डू। लग रहा है कमिश्नर को ये करने जैसा है। ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनली any property including bank account belonging to taxable person in such manner as may be prescribed। मतलब वो आपकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच कर सकता है। ओके कितना टाइम मैक्सिमम होगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। Every such provisional attachment shall cease to have effect after expiry of 1 year from date of order made under 83 subsection 1। मतलब मैक्सिमम आपकी प्रॉपर्टी आपकी बैंक अकाउंट 1 साल तक अटैच हो सकता है मैक्सिमम, उसके बाद आपका प्रोविजनल अटैचमेंट सीज हो जाने वाला है। मैं रिपीट करूंगा, ड्यूरिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, जब भी आपका प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो तब डाउटफुल लग रहा है कि रिकवरी हो सके ना हो सके फ्यूचर में, तब उस सिनेरियो में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, प्रोविजनल अटैचमेंट। आई थिंक क्लियर, हमारे मन में सिंपल प्रोविजंस है। 4 सेक्शन डिस्कस की आज तक, मतलब आज सेक्शन 80 पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, सेक्शन 81 ट्रांसफर टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, 82 is in relation to tax to be first charged on the property, 83 provisional attachment to मतलब to protect the interest of revenue। and आज के लिए last section which is section 84। बहुत सिंपल फ्रेंड्स, 83 का जो भी क्वेश्चन होगा उसको 84 के साथ ही हम कंसीडर कर लेंगे फ्रेंड्स, तो इजी हो जाएगा सबके लिए फ्रेंड्स। डिस्कशन करते हैं 84 का फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स अभी क्या हुआ, सपोज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने जो डिमांड ऑर्डर पास किया था वो 1 लाख रुपए का था। अब डिससेटिस्फाइड था, डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड था, सपोज डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड था, डिपार्टमेंट अपील में गया था विथ डबल ए ने कितना कर दिया, उसको 3 लाख कर दिया। तो फ्रेंड्स ये 1 लाख रुपए का शोकॉज नोटिस भी आ गया होगा, 1 लाख रुपए का ऑर्डर भी पास हो गया होगा। ऑर्डर के बेसिस के ऊपर आपने अपील फाइल की होगी फ्रेंड्स। तो ये 3 लाख कर दिया जाता है, 3 लाख से ऐड नहीं किया जाता है। It is increased to rupees 3 lakh. It is not increased by 3 lakh. I think ये दो का मतलब तुमको समझ में आ जाता है फ्रेंड्स। It is increased to rupees 3 lakhs। अभी फ्रेंड्स देखो 1 लाख ऑर्डर भी पास हो चुका है, 3 लाख ऑर्डर भी पास हो चुका है, 1 लाख की नोटिस भी आ चुकी है। अभी जो आपको शोकॉज नोटिस आएगी ना फ्रेंड्स, और आपको जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो आपका शोकॉज नोटिस, कि आपका जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा वो 3 लाख का किया जाएगा कि 2 लाख का किया जाएगा, पता चला। अब की चलो शोकॉज नोटिस की बात करते हैं फ्रेंकली। तो शोकॉज नोटिस 1 लाख की इश्यू हो चुकी है, अभी जो 3 लाख आपका ऑर्डर किया जाता है तो 2 लाख की एडिशनल शोकॉज नोटिस आएगी कि 3 लाख की शोकॉज नोटिस आएगी। ऑनेस्टली बताऊं लॉ के हिसाब से यहाँ पे फ्रेंड्स 2 लाख की आपको शोकॉज नोटिस आने वाली है। एंड ये 1 लाख की जो शोकॉज नोटिस होगी उसका प्रोसीडिंग्स और उसका जो भी मतलब प्रोसीडिंग्स होगा वो 1 लाख की शोकॉज नोटिस के हिसाब से करने का। एंड ये जो 2 लाख का जो भी नया प्रोसीडिंग्स और जो भी इंक्रीमेंट आया वो नई शोकॉज नोटिस के हिसाब से आपको करने का। सिंपल वर्ड्स में आपको जो नई शोकॉज नोटिस आएगी वो एनहांस्ड अमाउंट की आएगी, पूरी 3 लाख रुपीज की आपको शोकॉज नोटिस इश्यू नहीं करेगा। ऐसा डिपार्टमेंट के लिए ये प्रोविजन बनाया गया है। पता चला फ्रेंड्स, मैं जो कहना चाहता हूं, आपका 1 लाख का शोकॉज नोटिस आ गया था पहले, इसका ऑर्डर आ गया था, जिसके बेसिस के ऊपर आपने क्या फाइल किया, डबल ए में अपील, डिपार्टमेंट ने वहां पे अपील फाइल की। अभी आपका अमाउंट कर दिया गया टू 3 लाख। इट इज नॉट इंक्रीज्ड बाय 3 लाख, इट इज इंक्रीज्ड टू रुपीज 3 लाख। मतलब 2 लाख से आपका एडिशन कर दिया गया, 2 लाख से जो आपका एडिशन कर दिया गया है, इन दिस सिनेरियो आपकी जो भी नई शोकॉज नोटिस आएगी वो 2 लाख की आएगी। तो आपकी 2 रिकवरी प्रोसीडिंग एक साथ साइमल्टेनियस शुरू होगी। 1 लाख की प्रोसीडिंग्स एज पर ओल्ड शोकॉज नोटिस, 2 लाख की प्रोसीडिंग्स एज पर दिस मतलब न्यू शोकॉज नोटिस। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स। सिमिलरली डबल ए से लेके जिस स्टेट में, एग्जांपल के तौर पे जिस स्टेट में कितना इंक्रीमेंट हो गया, तो ये इंक्रीज हो गया 2 रुपीज, एग्जांपल के तौर पे 6 लाख। तो फ्रेंड्स जो नई आपकी शोकॉज नोटिस आएगी वो शोकॉज नोटिस आपकी कितनी से आएगी, 3 लाख से शोकॉज नोटिस आएगी। मतलब यहाँ पे 3 शोकॉज नोटिस हो गई, एक 1 लाख की, एक 2 लाख की, एक 3 लाख की। ऐसे 3 प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर शुरू होने वाली है। आई थिंक समझ में आया। जो अपील में आपका अमाउंट एनहांस किया जाता है तो आपकी जो शोकॉज नोटिस आएगी वो एनहांस्ड अमाउंट से आने वाली है। तो सर रिडक्शन आया तो समझाता हूं, इतना पहले एक बार पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अब जरा डिस्कशन करते हैं इन रिलेशन टू एनहांस्ड अमाउंट। ध्यान से, वेयर सेक्शन 84 कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स, वेयर एनी नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस की स्पेसिफिकली बात हो रही है फ्रेंड्स, नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट hereinafter in this section referred to as गवर्नमेंट ड्यूज। मतलब उसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब कुछ आ गया फ्रेंड्स।
इज सर्व्ड अपॉन एनी टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन। फ्रेंड्स ये क्यों लिखा है एनी अदर पर्सन? आपको पता है लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, पूरा चैप्टर जो टैक्सेबल पर्सन की जगह अदर पर्सन को लायबल करता है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर्स आर लायबल। गेटिंग माय पॉइंट? प्राइवेट कंपनी नहीं पे करती है तो उसके डायरेक्टर्स लायबल, इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो उसके बिजनेस कंटिन्यू, बिजनेस डिसकंटिन्यू, लीगल एड्स लायबल। सिंपल वर्ड्स में अदर पर्सन के ऊपर भी ये नोटिस आ सकती है। वापस एक बार, वेर नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट, जिसको अभी आज के बाद बोलेंगे गवर्नमेंट ड्यूज, इज सर्व्ड अपॉन एनी टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन एंड एनी अपील और रिविजन एप्लीकेशन इज फाइल्ड और एनी अदर प्रोसीडिंग्स इज इनिशिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गवर्नमेंट ड्यूज। उस गवर्नमेंट के ड्यूज के लिए कोई रिविजनल प्रोसीडिंग्स के, कोई अपील में प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हुई है, देन क्या होगा? When such government dues are enhanced in such appeal, revision और other proceedings, का मतलब आपकी लायबिलिटी पहले 1 लाख रुपए की थी, उसको एनहांस करके 3 लाख कर दी जाती है, मतलब आपका हो जाता है 1 लाख टू रुपीज 3 लाख। तो कॉन्सिक्वेंस क्या? नोटिस वापस एक बार 3 लाख की इश्यू करो, फ्रेश नोटिस 3 लाख की, क्या फ्रेश नोटिस 2 लाख की? लॉ कहता है द कमिश्नर शैल सर्व अपॉन टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन another notice of demand, वापस एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, another notice of demand in respect of amount by which such government dues are enhanced, जिस अमाउंट से गवर्नमेंट ड्यूज को एनहांस किया जाता है, हमारे एग्जाम्पल में रुपीज 2 लाख से एनहांस किया जाता है, वो 2 लाख से आपको क्या आने वाली है? नई फ्रेश शो कॉज नोटिस। एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच गवर्नमेंट ड्यूज एज आर कवर्ड बाय नोटिस ऑफ डिमांड सर्व्ड अपॉन हिम बिफोर डिस्पोजल ऑफ सच अपील, रिविजन, अदर प्रोसीडिंग्स में, मतलब जो आपकी 1 लाख की शो कॉज नोटिस थी, without service of fresh notice of demand be continued from the stage at which such proceedings stood immediately before such disposal। शायद मैंने फास्ट पढ़ लिया हो, तो इसका मतलब ऐसा होता है, वापस रीडिंग करूंगा, पर उसका मतलब ऐसा होता है कि 2 लाख की फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड आएगी एंड 1 लाख की नोटिस जो आगे स्टेज से पेंडिंग थी, वहां से उसकी रिकवरी आप शुरू कर सकते हो, वहां से उसकी रिकवरी शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स क्लियर? एक बार लास्ट टाइम पढ़ लेता हूं। एंड एनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच गवर्नमेंट ड्यूज as are covered by the notice of demand served upon him before disposal of such appeal, revision proceedings, मतलब which notice was served upon you before disposal of appeal? It was 1 lakh की show cause notice. Without service of any fresh notice of demand be continued from stage at which such proceeding stood immediately before disposal। उन शॉर्ट वहां से उसका डिस्पोजल शुरू कर देने का, वहां पे उसका प्रोसीडिंग शुरू करने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स में आपके गवर्नमेंट ड्यूज को एनहांस किया जाता है इन अपील, रिवीजन, अदर प्रोसीडिंग्स। इस सिनेरियो में एनहांस्ड अमाउंट से आपकी शो कॉज नोटिस आपको इश्यू होने वाली है। आई थिंक पता चला, एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। चलो हमारे एग्जांपल में क्या होगा, जो मैंने आपको बता दिया वही होगा। 2 लाख की शो कॉज नोटिस आएगी, 3 लाख की शो कॉज नोटिस आने वाली है। क्लियर? चकाचक, रेडी? चलो आगे चेक करो। रिडक्शन आया तो चलो आपकी सेकंड एग्जांपल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी था, उसने जो भी फ्रेंड्स ऑर्डर पास किया था वो 1 लाख रुपए का था। आपने अपील फाइल की, डबल इन्हें कर दिया उसको 50,000। टैक्सेबल पर्सन अपील फाइल की तो उसको कर दिया 50,000। मतलब क्या करने का? शो कॉज नोटिस को एग्जैक्ट बीच में से फोल्ड करने का, एग्जैक्ट फाड़ देने का। 50,000 रुपए की नोटिस गई। पता चला क्या हुआ? तो सर 70,000 की नोटिस, मतलब 70,000 फाइनल हुआ तो 30% पेपर काट देने का। इतना तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतना तो कर ही सकते हो। बोलो ऐसा करने का? अरे ना मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या करने का? 1 लाख की जगह जो आपको 50,000 का नोटिस इश्यू, मतलब 50,000 का फाइनल अमाउंट डिटरमाइन होता है, तो आपको कोई शो कॉज नोटिस मिलने वाली नहीं है। डिपार्टमेंट, मतलब जो भी अथॉरिटी होगा वो आपको इंटीमेशन देगा, एंड जो रिकवरी अथॉरिटी होगी उसको इंटीमेशन दिया जाएगा कि ये अमाउंट कम हो चुकी है, कम अमाउंट की रिकवरी करना। इन शॉर्ट नो न्यू शो कॉज नोटिस विल बी देयर। यहां पे जस्ट इंटीमेशन प्रोसीडिंग्स है और इंटीमेशन प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। इंटीमेशन देना पड़ेगा रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑफिसर को कि ये पर्टिकुलर कम अमाउंट से ऊपर रिकवरी करना, जो ये पैसा नहीं पे किया जाता है। तो चेक करो फ्रेंड्स, नो न्यू शो कॉज नोटिस विल बी देयर। पढ़ो, any appeal or revision application is filed under any other proceeding initiated in respect of such government dues, then where such government dues are reduced in such appeal, revision or other proceedings, का मतलब आपकी अमाउंट में रिडक्शन आता है तो क्या होगा?
it shall not be necessary for commissioner to serve upon taxable person a fresh notice of demand। मतलब इस केस में कोई फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड इश्यू होने वाली नहीं है, यहां पे कोई फ्रेश नया नोटिस आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो क्या होगा, The commissioner shall give intimation of such reduction to him and to appropriate authority with whom recovery proceedings is pending। जिसके पास recovery proceedings pending है उसको intimation दिया जाएगा, आपको भी intimation दिया जाएगा कि reduced amount आपको due है। Next, any recovery proceedings initiated on the basis of demand served upon him prior to disposal of such appeal, revision, other proceedings may be continued in relation to amount so reduced from the stage at which such proceedings stood immediately before such disposal। थोड़ा फास्ट पढ़ लिया तो वापस एक बार बता दूं, ये प्रोसीडिंग्स आगे के स्टेज से जहां पे पेंडिंग थी वहां से उसका प्रोसीडिंग्स वापस एक बार आपको शुरू करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। ध्यान से, एनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सर्व्ड अपॉन हिम प्रायर टू डिस्पोजल ऑफ अपील, जो भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो चुकी थी प्रायर टू डिस्पोजल ऑफ अपील may be continued in relation to amount so reduced, जो reduced amount है वहां से उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू होगी from the stage at which such proceeding stood immediately before the disposal। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स, बोलो क्लियर कट। सिंपल वर्ड्स में याद रखना हो तो जो आपकी लायबिलिटी प्लस होती हो तो फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड रिडक्शन आता हो, फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड फॉर एनहांस्ड अमाउंट रिडक्शन आता हो तो जस्ट क्या होगा, इंटीमेशन। एकदम सिंपल वर्ड्स, दो वर्ड्स वापस एक बार रिपीट कर दो, एनहांसमेंट ऑफ लायबिलिटी, फ्रेश शो कॉज नोटिस फॉर एनहांस्ड अमाउंट, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, इंटीमेशन फॉर द रिड्यूस्ड अमाउंट। एकदम सिंपल, चकाचक, रेडी। आओ दो एग्जांपल्स है, फटाफट उसको डिस्कस करके कंक्लूड करते हैं, दोनों के दोनों सेक्शन समरी। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग इन केस ऑफ मिस्टर ए। अलग अलग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, 62, 63, 64, 67, 73, 74 अलग प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। वेदर बैंक अकाउंट ऑफ मिस्टर ए और प्रॉपर्टी कैन बी अटैच्ड फॉर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। जब वर्ड पेंडिंग आता है तब प्रोविजनल अटैचमेंट आता है। तो वेदर इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली यस फ्रेंड्स। डिपार्टमेंट चाहे तो आपके असेट्स को प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं। रेफरेंस इज सेक्शन 83। इफ कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट for the purpose of protecting the interest of government revenue, it is necessary so to do, he may by order in writing attach provisionally any property including bank account belonging to taxable person in such manner as may be prescribed। But maximum period कितना होगा, it would be 1 year। Simple वर्ड में provisional attachment possible है। क्लियर, मैक्सिमम कितना पीरियड होगा उसका, 1 year। क्वेश्चन नंबर 14 इंटरेस्टिंग है, ध्यान से। डिमांड ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट मिस्टर ए, इट वॉज GST 10 lakhs, इंटरेस्ट 4 lakhs, पेनल्टी 1 lakh। तो ये डिमांड ऑर्डर पास हुआ है बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मिस्टर ए फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। मिस्टर ए डिससेटिस्फाइड था, सो उसने अपील फाइल की। अभी देखो फ्रेंड्स, यहां पे मैं ओरिजिनल अमाउंट लिख देता हूं सो इजी रहेगा आपको। ओरिजिनल ऑर्डर ये है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बट कंसेप्ट क्लियर कर देगा आपके। GST, इंटरेस्ट, पेनल्टी। GST कितना था, 1041, 10 lakhs, 4 lakhs, 1 lakhs। क्लियर। चलो अभी केस 1, इंक्रीज इन अपील 2। अमाउंट अपील में इंक्रीज हो जाती है बट इंपॉर्टेंट इज 2, इट इज नॉट बाय। 10 lakhs इज इंक्रीज्ड टू 30 lakhs, 4 lakh इज इंक्रीज्ड टू 12 lakhs, 1 lakh इज इंक्रीज्ड टू 3 lakhs। डिस्कस लीगल इंप्लीकेशन आफ्टर अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ। चलो शुरू हो जाओ। लीगल इंप्लीकेशन क्या होंगे। केस 1, where government dues are enhanced in appeal or revision, commissioner will issue fresh notice of demand for the enhanced amount। जो आपका अमाउंट एनहांस होता है उसके क्या इश्यू करने वाले फ्रेंड्स, फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड। सिंपल वर्ड्स में जो 10 का 30 हुआ, 20 की फ्रेश शो कॉज नोटिस, जो 4 का 12 lakhs हुआ, 8 lakhs की फ्रेश शो कॉज नोटिस, जो 1 lakh का 3 lakhs हुआ, 2 lakhs की फ्रेश शो कॉज नोटिस। आई थिंक पता चला फ्रेंड्स, क्लियर। लिखना हो तो लिख दूं मैं। 30 ये कैसे आया, 30 lakhs माइनस 10 lakhs, ये कैसे आया, और 12 lakhs माइनस 4 lakhs, एंड फ्रेंड्स ये कैसे आया, 3 lakhs माइनस 1 lakh। बोलो, एकदम सिंपल है लाइफ। क्लियर। चलो केस 2, डिक्रीज इन अपील 2, और उसके पहले फर्दर रिकवरी प्रोसीडिंग विल कंटिन्यू फॉर अर्लियर डिमांड एज पर अर्लियर नोटिस। मतलब ये जो 10 लाख, 4 लाख, 1 लाख,
ये जो 10 लाख, 4 लाख, 1 लाख का प्रोसीडिंग्स अर्लियर नोटिस के हिसाब से कंटिन्यू होने वाला है। आई थिंक सिंपल है। एनहांस होता है तो एनहांस्ड अमाउंट से आपका फ्रेश शो कॉज नोटिस इश्यू होगा। नेक्स्ट चेक करो केस 2। 10 लाख का हो गया 5 लाख, 4 लाख का हो गया 2 लाख, 1 लाख का हो गया 50,000 रुपीज। इन दिस सिनेरियो क्या होगा? जस्ट होगा इंटीमेशन टू यू एज वेल एज द रिकवरी अथॉरिटी जो आपके पास ये पैसा रिकवर करने वाली है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर कमिश्नर टू सर्व अपॉन टैक्सेबल पर्सन अ फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड, बट कमिश्नर शैल गिव इंटीमेशन ऑफ सच रिडक्शन टू हिम एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद हुम रिकवरी प्रोसीडिंग्स इज पेंडिंग। फर्दर रिकवरी प्रोसीडिंग्स विल कंटिन्यू फॉर द रिड्यूस्ड डिमांड। सिंपल वर्ड्स में एनहांसमेंट होता है तो एनहांस्ड अमाउंट से आपका फ्रेश नोटिस एंड रिडक्शन होता है तो इट वुड बी जस्ट इंटीमेशन। चकाचक एकदम रेडी। चलो डिस्कशन हमने कंक्लूड किया आज का एंड अकॉर्डिंगली चैप्टर का भी एक सेक्शन का ओवरव्यू लेके आज का हम सेशन खत्म करेंगे। फ्रेंड्स हमने शुरू किया था आज का सेशन यहाँ से 80 से लेके 84 की सेक्शंस हमने डिस्कस की। 80 इंस्टॉलमेंट्स के बारे में हमारा डिस्कशन था। टेक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर वॉइड इन सर्टेन सिनेरियो इज सेक्शन 81। देन इज टेक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोड्यूस द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड बाद में ये एनहांसमेंट एंड रिडक्शन के केस में आपका नोटिस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा उसका डिस्कशन हमने देखा। फ्रेंड्स क्लियर? इसका भी हम छोटा सा एक ग्रांड रिवीजन कर देंगे फ्रेंड्स, बट 1-2 लेक्चर जाने के बाद हम करेंगे जिससे थोड़े प्रोविजन आप भूल गए हो तो वापस एक बार उसको रिकैप्चुलेट कर दो। उस इंटेंशन से 1-2 लेक्चर जाने के बाद इसका हम ग्रांड रिवीजन का वीडियो अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स क्लियर? तो ये था हमारा ऑल अबाउट डिमांड एंड रिकवरी। होपफुली सब कुछ आपको पता चला होगा फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर डिस्कशन में फ्रॉम सेक्शन 76 से लेके 84। फ्रेंड्स एकदम थॉरली प्रॉपरली चकाचक पढ़ लेना, पीछे भी जो भी क्वेश्चंस एक बार प्रॉपर रिफर कर लेना। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।